बाजारों में है जबरदस्त मजबूती का माहौल। 18,300 के बेहद करीब दिन भर कारोबार करता हुआ निफ्टी। आखिरी सवाल है कि हफ्ते के पहले दिन आखिरी 1.5 घंटे में मजबूती बरकरार रहेगी और क्या कुछ बेहद इंटरेस्टिंग और बड़ी क्लोजिंग क्या आज देखने को मिल सकती है, रहेगा इसी पर फोकस करेंगे। कल की तैयारी भी। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। निफ्टी एक फ्रेश अटेम्प्ट कर रहा है, तो आइए जानते हैं अनिल जी से क्या बनानी है आपको अपनी रणनीति। बताएं सर, इन सबसे पहले इस समय की बड़ी बातें क्या हैं? बड़ी बात तो दीप यही है कि ग्लोबल मार्केट की उतार चढ़ाव के बावजूद और साथ ही साथ एफआईएस की बिकवाली के बावजूद भारतीय बाजार मजबूती के साथ ट्रेड करने में है कामयाब। कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं। 18,300 पर पूरा टाइम बिता रहे हैं, ये बड़ी बात है। और बार बार अगर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो फिर ऊपर आ जाते हैं, ऊपर जाते हैं तो फिर नीचे आ जाते हैं। तो 18,200 के 300 के आसपास टाइम पास करने का मन बनाया है निफ्टी ने। और बैंक निफ्टी ने वही कि गोल करना ही नहीं है। बिना गोल के ड्रॉ वाला होता है ना 38,000 के नीचे जाएंगे ना 38,500 को पार करेंगे, उसके आसपास जाकर वापस घूम फिर के बीच में आ जाएंगे। वैसा ही टाइम पास होता दिख रहा है। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी का माहौल इस वक्त का पूरा। अब आइए सेक्टर्स जो एक्शन में। ऑटो मजबूत है, एनर्जी शेयरों में आज तेजी बनती हुई दिख रही है। रियल एस्टेट और इंफ्रा तो तेजी दिखाई रहे हैं। सरकारी कंपनियों में सबसे ज़्यादा खरीदारी होती दिख रही है। तो फिर कमजोरी कहाँ है? क्यों बाजार इतना मजबूत नजर नहीं आ रहा है? और उसकी बड़ी वजह यह कि फार्मा शेयर आज कमज़ोर है, ठीक है ना। प्राइवेट बैंक्स यहाँ पर कमजोरी आपको देखने को मिलेगी। एनबीएफसीज फाइनेंस कंपनियाँ थोड़ी आज दबाव में हैं। अच्छा, जो संकेत बाहर से में आते दिख रहे हैं, डाउ फ्यूचर्स ये एकदम सपाट है। और डाउ फ्यूचर्स जो सपाट है वो है, डाउ भी पूरे आज दिन भर सपाट रहने वाला है, क्योंकि डाउ में आज छुट्टी है। अमेरिकी बाजार हैं बंद, तो बहुत ज़्यादा संकेत अमेरिका से लेने की कोशिश करिए मत। और यूरोप के बाजारों में है आज 0.5% तक की मजबूती, तेजी। तो और ठीक ठाक माहौल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एब्सोल्युटली सर, ठीक ठाक माहौल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और दिक्कत नहीं है नतीजों के फ्रंट पर भी, क्योंकि अल्ट्राटेक के नतीजे आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। 1585 करोड़ से बढ़कर 1710 करोड़ का मुनाफा आते हुए दिखा है। तो हमारे अनुमान से काफ़ी बेहतर ये मुनाफे का आंकड़ा है। आय की बात करें सर, तो 12,470 करोड़ की आय आई है। हमने अनुमान लगाया था 12,405 करोड़ की। तो एकदम अनुमान मुताबिक ही आपको आय आती हुई दिखी है। लगभग 5% की बढ़त है आय में अगर आप साल दर साल देखें। और मुनाफे का आंकड़ा भी आपका काफ़ी बेहतर होते हुए दिखा है। मैं स्टैंड अलोन आय की बात कर रहा हूं। अगर आप कंसोलिडेटेड आय की बात करें तो लगभग 1,300 करोड़ की कंसोलिडेटेड आय आई है। कंसोलिडेटेड मुनाफा 1,710 करोड़ का आपको आते हुए दिखा है। और स्टैंड अलोन मुनाफे की अगर आप बात करें तो करीब 1,631 करोड़ का आते हुए दिखा है। अगेन हमारे अनुमान से बेहतर। तो अल्ट्राटेक फर्स्ट कट पर तो नंबर सर थोड़े अनुमान से बेहतर ही दिख रहे हैं। आय में भी अच्छी बढ़त है और साथ ही अगर आप मुनाफे की बात करें स्टैंड अलोन बेसिस में तो वहां पर भी अच्छा ही प्रदर्शन कंपनी की तरफ से रहा है अल्ट्राटेक। और नंबर्स पर भी एनालाइज करेंगे सर। ऑपरेशनली भी हम थोड़ी सुस्ती एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि हायर कॉस्ट हुई हैं इनकी फ्यूल और लॉजिस्टिक्स की वजह से। बट अदरवाइज कुल वॉल्यूम्स और बाकी सब फैक्टर्स भी देखने पड़ेंगे। फर्स्ट कट सर अल्ट्राटेक के नतीजे अच्छे दिख रहे हैं और इसलिए स्टॉक में भी एक्शन आ रहा है। पर बताएं सर, 1.5 घंटा बाकी है। एक बार फिर से निफ्टी 18,300 के ऊपर आते हुए दिख रहा है। तो अटेम्प्ट वहां पर था, डेज हाई के करीब बाजार है। क्या व्यू बन रहा है इस समय बाजार का सर? दीप, ताकत है मार्केट में, इसमें कोई डाउट ही नहीं। अच्छी मजबूती है। आप देखिए शुक्रवार को भी क्लोजिंग जिस तरह की दी वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली थी। आज कमज़ोर होना होता तो बढ़िया दिन था कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे संकेत नहीं थे, बुरे नहीं थे। अमेरिका से दिन के हाई पर बंद हुए हैं, हालांकि लाल निशान में डाउ 200 पॉइंट नीचे बंद हुआ। 180 पर आपका बॉन्ड यील्ड्स थे उस लिहाज से। और जो एफआईएस की बिकवाली अच्छी खासी हुई, मतलब 2,500 करोड़ के आसपास की बिकवाली कम नहीं होती कैश फ्यूचर्स में मिला के। लेकिन उसके बावजूद बाजार में कहीं कोई मतलब सुबह से कमजोरी दिखाई नहीं है। कोई हल्के फुल्के कभी कभार लाल निशान में रहूँ वो अलग बात है। देखो निफ्टी तो थोड़ी देर था, बैंक निफ्टी जरूर थोड़ा बहुत लाल निशान में रह रहा है, बट निफ्टी तो मुश्किल से 15 मिनट रहा है। एग्जैक्टली ऐसा ही चार्ट आपको फ्राइडे को दिखा था, करेक्ट। सो उस लिहाज से आप देखेंगे तो दीप बहुत बढ़िया है मार्केट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जितना मजबूत होना चाहिए या जितना कमजोर होना चाहिए उसके मुकाबले में मजबूती काफ़ी ज़्यादा है। स्ट्रेंथ दिखा रहा है, हर लेवल से खरीदारी आती दिख रही है। और आप देखिए 18,300 पर आराम से जितनी सप्लाई है उतनी सप्लाई एब्जॉर्व हो रही है और लगातार डिमांड आती दिख रही है। तो मुझे लगता है आखिरी 1.5 घंटे में मैं थोड़ा डेटा देखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है दीप कि नीचे की रिस्क काफ़ी वेल डिफाइंड है। ऐसा लग नहीं रहा कि बाजार 18,200 को तोड़ने के मूड में है। उसे होल्ड करेगा और उसे होल्ड कर कर ऊपर जाने की कोशिश है। तो 18,175 18,225 पहले सपोर्ट रेंज पर ही रुक गया है। और निफ्टी भी आज देखिए, बैंक निफ्टी भी आज देखिए
38,000 के लेवल तक नहीं पहुंचा, 38,150 के आसपास का जो सपोर्ट लेवल है वहीं पर रुका है। तो ताकत तो दिख रही है और देख लेते हैं अगर डेटा सपोर्ट करेंगे तो आखिरी 1.5 घंटे में ये ताकत और बढ़ने की संभावना बनती है, उसका थोड़ा सा इंतजार करेंगे। जी दीप। एब्सोल्युटली सर, तो स्ट्रेंथ बन रही है और निफ्टी में बढ़िया रिकवरी आई है। शो की शुरुआत में ही 18,300 के ऊपर निफ्टी जाते हुए दिख रहा है, तो देखते हैं इस स्ट्रेंथ पर और बाजार बिल्डअप करेगा या नहीं। पर आइए तब तक बात कर लेते हैं आने वाले दिनों के लिए कुछ इवेंट्स की और साथ ही आज के खबरों वाले शेयर्स पर भी। कुशल और वरुण रोज की तरह हमारे साथ हैं तैयार। गुड आफ्टरनून कुशल, बताएं कौन से इवेंट्स, कौन से ट्रिगर्स पर रखनी है नजर? गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले आज के लिए जो अहम ट्रिगर्स हैं, जिसमें निफ्टी में अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स तो आ ही गए हैं। कैश स्पेस से एंजल वन, सोनाटा सॉफ्टवेयर, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स और तत्व चिंतन फार्मा पर आपको नजर रखनी है, इसके नंबर्स आते हुए दिखेंगे। नज़ारा टेक्नोलॉजीज प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर आज बोर्ड बैठक है। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी जी जो है आज स्टेट ऑफ द वर्ल्ड जो है एड्रेस करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शाम 8:30 बजे। अमेरिकी बाजार भी बंद रहेंगे, तो आज अमेरिकन मार्केट से हमें क्यूज कल के लिए नहीं मिलेंगे, बट डेफिनेटली कल के अगर सत्र की बात करें तो यहाँ पर नतीजों के लिहाज से बजाज फाइनेंस अपने नंबर्स घोषित करेगा। निफ्टी से F&O स्पेस से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज पर आपको नजर रखनी है। साथ ही कैश सेगमेंट से आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, रामकृष्ण फोर्जिंग्स, टाटा इलेक्साइड, ट्राइडेंट जैसे स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी है। लंबी लिस्ट है, कुछ चुनिंदा नाम मैंने आपको बताए हैं। GHCL टेक्सटाइल बिजनेस के डिमर्जर को लेकर NCLT में सुनवाई होने वाली है। साथ ही रामकृष्ण फोर्जिंग्स जो है शेयर विभाजन पर बोर्ड बैठक करेंगे। इनफैक्ट शालीमार पेंट्स पर भी नजर रखिएगा, क्योंकि पूंजी जुटाने पर यहां पर भी बोर्ड बैठक होने वाली है। और ईस्ट इंडिया सिक्योरिटीज, यहां पर इसकी ट्रेडिंग जो है कल से बंद हो जाएगी और कंपनी ने जो है एक्सचेंजेस से अपने आप को डीलिस्ट कर लिया है। ये एक अपडेट है इस कंपनी के लिए। बुधवार 19 जनवरी नतीजों के लिहाज से बजाज ऑटो निफ्टी से ये नंबर्स अपने डिक्लेयर करेंगे। साथ ही F&O स्पेस से काफ़ी लंबी लिस्ट है, जिसमें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल, L&T इन्फोटेक, ओरेकल फाइनेंशियल, सिंजीन और टाटा कम्युनिकेशन जैसे स्टॉक्स जो है अपने नंबर्स डिक्लेयर करते हुए दिखेंगे। कैश स्पेस से JSW एनर्जी, मैस्टेक, CCL प्रोडक्ट्स, सीएट, रैलिस इंडिया जैसे स्टॉक्स पर भी आपको नजर रखनी है। मैस्टेक नतीजों के साथ साथ अंतरिम डिविडेंड पर भी जो है विचार करते हुए दिखेंगे 19 तारीख को। और साथ ही AGS ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज, इसका IPO खुलता हुआ दिखेगा। 21 जनवरी तक ये IPO खुलेगा। इश्यू साइज 680 करोड़ रुपए है। IPO प्राइस 166 से 175 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। मेड प्लस हेल्थ एंकर लॉक इन यहां पर खत्म होगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का सिल्वर ETF सब्सक्राइब करने का आखिरी दिन है। और PMC फिनकॉर्प बोर्ड की बैठक है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या राइट्स इशू के जरिए फंड जुटाने पर यहां पर इस बोर्ड बैठक में विचार किया जाएगा। ओके, तो ये हैं आपके लिए ढेरों ट्रिगर्स जहां पर आपको रखनी नजर। एक्शन पैक्ट हफ्ता है बाजार के लिए और आइए इस एक्शन को आगे भी बढ़ाया जाए। नतीजों पर अल्ट्राटेक कर रहा है रिएक्ट, पर और कौन से स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर एक्शन में हैं, जानते हैं इनके बारे में वरुण के साथ। गुड आफ्टरनून वरुण, बताइए। गुड आफ्टरनून दीप। तो नतीजे और भी कुछ आए कैश सेगमेंट से, कुछ काउंटर्स के, जिसमें बंसारी इंजीनियरिंग है, मुनाफा 136 करोड़ से घटकर करीब 76 करोड़ के आसपास आया है। कंपनी की जो आय है 411 करोड़ से घटकर 342 करोड़ के आसपास आई है। साल दर साल नंबर बता रहा हूँ आपको। गुड लक इंडिया, यहाँ पे मुनाफा जो है 11 करोड़ से बढ़कर 20 करोड़ के आसपास आया है। इसके अलावा खबरें हैं गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट में, जहाँ करीब 500 करोड़ के आसपास का केपेक्स से कंपनी करने वाली है। एक नया प्लांट लगाएगी, उसके लिए केपेक्स किया जाएगा। केईसी इंटरनेशनल 1112 करोड़ के आसपास के नए ऑर्डर जो है इस कंपनी को मिले हैं। HCL टेक आज ये काउंटर प्रेशर में है, लेकिन दिसंबर तिमाही में LIC ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, 2.34% से बढ़ा के 2.67% कर दी है। रेनेसांस ग्लोबल ब्रांडेड ज्वेलरी के लिए यूएस में इस कंपनी ने एक कंपनी के साथ करार किया है। अजमेरा रियल्टी वडाला मुंबई के करीब 1500 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट जो है वो ये कंपनी तैयार करेगी, इस तक अपडेट आया है। कैपेसिटी इंफ्रा कंपनी को रेमंड से करीब 231 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। इसके अलावा ब्लूमबर्ग के हवाले से एक खबर आई है कि EU ने चीन, अमेरिका, रूस से स्टील पर ड्यूटी जो है वो लगाई है। सिलिकॉन और इलेक्ट्रिकल स्टील पर एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो लगा दी गई है। तो ये एक इंटरनेशनल न्यूज भी है। खबरें जिन पर आज दिखेगा आपको पूरा का पूरा एक्शन। आइए बढ़ाते हैं एक्शन को आगे। सुमित का सुपरहिट तैयार है आपके लिए। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक है। ग्रासिम के अंदर मोमेंटम बन रहा है। 1880 1882 का अभी भाव है स्टॉक के अंदर। कल का हाई ब्रेक हो चुका है, परसों का हाई भी ब्रेक हो चुका है और स्टॉक यहां से बढ़िया ऊपर का मूव इस हफ्ते में दिखाने को तैयार है। 1845 का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं।
ऊपर के अंदर 1925 रुपए से लेके 1950 रुपए तक का मूव जल्दी ही ग्रासिम में यहां से ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। ऑप्शंस के जरिए भी इसके अंदर ट्रेड लिया जा सकता है। 1900 वाला कॉल अभी सीएमपी पे खरीदारी करें, जो कि 34 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। नीचे के अंदर 18 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर 50 रुपए से लेके 60 रुपए तक का मूव ग्रासिम के 1900 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकता है। और स्पॉट लेवल के हिसाब से 1925 और 1950 ये लेवल्स जल्दी ही ग्रासिम में देखने को मिलने चाहिए। खरीदारी करें 1845 के स्टॉप लॉस से। ओके, तो ये है आपके लिए ग्रासिम। अल्ट्राटेक के दमदार नतीजों के बाद अब ग्रासिम पर भी रिएक्शन आते हुए दिख रहा है। आइए चलते हैं राकेश जी, कुणाल जी के पास बिल्कुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। बताएं सर राकेश जी। देखिए दीपांशु, हमारी भी खरीदारी की राय ग्रासिम है, जिस पर अब जे दीपांशु हमारी भी खरीदारी की राय ग्रासिम पर थी, जिसमें अभी अभी सुमित जी ने कॉल दी। बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। 1880 का एक रेजिस्टेंस था जो कि पार होता हुआ दिख रहा है, तो ग्रासिम में आपको जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। हमारी खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश जी। शिवांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट है। 1870 1870 का स्टॉप लॉस है, 1940 का पहला टारगेट है, 1915 का पहला टारगेट है और ग्रासिम पर खरीदारी की राय है। ग्रासिम पर है खरीदारी करने की राय आपके लिए, और राय आपके लिए उन सभी शेयरों पर जिसका आपको रहता है इंतजार, यानी कि नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे। आमतौर पर आपको ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स, रिसर्च सब में ये तो पता चल जाता है कि वायदा कारोबार की, निफ्टी की दिग्गज कंपनियां कैसे नतीजे पेश करेगी। ढेर सारे ब्रोकरेज हाउस जो अपने अपने अनुमान बनाते हैं, लेकिन कैश मार्केट के स्टॉक्स में बड़ा मेहनत का काम है, आसानी से होता नहीं है, रिपोर्ट्स आसानी से मिलती नहीं है, अंदाज लगाना मुश्किल काम है। वो काम करती है हमारी रिसर्च टीम, और हर तिमाही में कुशल गुप्ता इसी तरह की कुछ बेहतरीन कंपनियों पर आपके लिए लेकर आते हैं रिसर्च, और उसका नाम है नाक। नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे। तो आइए इस रिजल्ट सीजन की भी कर रहे हैं हम शुरुआत नाक के साथ। नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे। बताएं कुशल, कौन सा है स्टॉक जिससे इस सीजन की कर रहे हैं आप शुरुआत? बिल्कुल अनिल जी, इस सीजन की शुरुआत सीसीएल प्रोडक्ट्स के साथ करना चाहूंगा। आप देखिए, भारत में सबसे बड़ी इंस्टेंट कॉफी एक्सपोर्टर है, 38% इनका मार्केट शेयर है। साथ ही दुनिया में अगर आप प्राइवेट लेबल्स की बात करें तो इसको एक लीडिंग सप्लायर है, और ग्लोबली इनका मार्केट शेयर 10% से ज्यादा का है। यहां पर इस बार इसको चुनने की वजह यह है क्योंकि बुधवार को यहां पर इसके नंबर्स आने वाले, यानी कि 19 तारीख को, और नतीजों के साथ साथ अंतरिम डिविडेंड पर भी बोर्ड बैठक कंपनी करने वाली है। मोर इंपॉर्टेंटली यहां पर कंपनी के लिए Q3 और Q4 एक पीक सीजन है, और यहां पर जिस तरह से कंपनी ने दमदार ऑर्डर बुक प्रेजेंट की है वो डेफिनेटली काफी पॉजिटिव है। और साथ ही जो वियतनाम है, इनमें इनका प्लांट है, वहां पर भी इनका कैपेसिटी एक्सपेंशन कंप्लीट हो चुका है। ऐसा इन्होंने अपनी कॉन कॉल जो दूसरी तिमाही की हुई थी उसमें बताया है। तो 35% कैपेसिटी एक्सपेंशन वियतनाम प्लांट में भी कंपनी ने ऑलरेडी कर लिया है। तो डेफिनेटली नई क्षमता खपत जब भी होती है तो यहां पर आय जो है आगे Q4 में भी काफी दमदार रहने वाली है, और इस बारी भी जो आय के आंकड़े हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर साथ साथ आप देखिए, तिमाही आधार पर जिस तरह से अराबिका कॉफी और रोबस्टा कॉफी दोनों के प्राइसेस में 17% से लेकर 22% का इजाफा हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। तो जाहिर सी बात है कि जो Q3 नंबर्स हैं वो काफी बेहतरीन आने की उम्मीद लगाई जा रही है। और ब्राजील जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी प्रोड्यूसर है, वहां पर जो एक्सपोर्ट आंकड़े आए हैं अक्टूबर नवंबर में सालाना आधार पर 30% की गिरावट रही है। तो डेफिनेटली भारत को सबसे बड़ा इस चीज का फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, और इसमें सीसीएल प्रोडक्ट जो है बादशाहत हासिल कर सकता है। यही नहीं, FY22 के लिए जो वॉल्यूम गाइडेंस इन्होंने दी है वो भी काफी दमदार है, और 15% से ज्यादा की वॉल्यूम गाइडेंस अब FY22 के लिए मैनेजमेंट दे रही है, क्योंकि इसके पहले ये आंकड़ा 10 से 15% का ही था। अब चलते हैं आंकड़ों पर। सबसे पहले आप देखिए सालाना आधार पर किस तरह से नंबर्स पैन आउट हो रहे हैं। सबसे पहला, रेवेन्यू फ्रंट पर 28% की ग्रोथ की हमारी एस्टिमेशन है, और 296 करोड़ से अब आंकड़ा जो है आय का 380 करोड़ इस बार ही हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। यही नहीं, कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है यहां पर तो और शानदार ग्रोथ आती हुई दिख सकती है, और 40% की ग्रोथ के साथ 104 करोड़ रुपए पर हम कंपनी का कामकाजी मुनाफा अनुमान करके चल रहे हैं, जिसका क्लियर कट इंपैक्ट आपको कंपनी के मार्जिन पर आएगा, जहां पर 4% की इंपैक्ट जो है 23.5% से बढ़कर 27.5%
30% की लगभग मार्जिन हमारे एस्टिमेट पर बन रही है और मुनाफे के लिहाज से तो 41% की ग्रोथ, यानी कि पिछले साल यह आंकड़ा 47 करोड़ का था और इस बारी 66 करोड़ से भी ज्यादा का जो मुनाफा है वो कंपनी दर्ज करती हुई दिख सकती है। तो ओवरऑल हर एक पैरामीटर पर कंपनी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती है और सिर्फ सालाना आधार पर नहीं, तिमाही आधार पर भी कंपनी का ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट प्रदर्शन हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। एब्सोल्युटली, तो दमदार प्रदर्शन का अनुमान करिए, नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे। इस सीजन का पहला स्टॉक जहां पर आपको अच्छे नतीजों का अनुमान लगाना है वो है सीसीएल प्रोडक्ट्स। और अनिल जी, हमने चर्चा भी करी है, एग्री कमोडिटीज में एक बड़ा ट्रेंड था, कॉफी प्राइसेस इंटरनेशनली भी ऊपर गए हैं और उसका फायदा डायरेक्टली सीसीएल प्रोडक्ट्स को Q3 के अर्निंग्स में मिलेगा सर? सब कुछ है इस कंपनी में जो आप चाहते हैं अच्छे नतीजों के लिए। वॉल्यूम ग्रोथ आएगी, कैपेक्स किया उसका फ़ायदा मिलेगा, मार्जिन सुधर के आएंगे और प्राइसेस ग्लोबली एकदम ज़बरदस्त है। तो कोई वजह नहीं कि सबसे बड़ी बात कुशल ने मतलब शुरुआत करने के लिए जो एक बढ़िया स्टॉक होना चाहिए वाकई में वैसा स्टॉक चुना। कुशल, इसका इंतजार कर रहे थे कि मतलब कोई ऐसा बढ़िया स्टॉक हाथ में आ जाए फिर शुरुआत करो इस सीजन की? बिल्कुल सर, पिछले 4 दिनों से ढूंढ रहा हूँ, कोई स्टॉक अच्छा मिल ही नहीं रहा था। फाइनली ये स्टॉक निकल कर आया तो मैं बोला प्रेजेंट करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया और बहुत ही तगड़े रिजल्ट्स आने की संभावना जो कुशल बता रहे हैं, आई एम श्योर। सीसीएल प्रोडक्ट्स, जरा एक बार चार्ट पर इस पर राय ली जाए। हमारे सारे एक्सपर्ट्स इस स्टॉक पर बुलिश रहते भी हैं। आइए सुमित जी, चार्ट देखिए जरा। अनिल जी, स्टॉक के अंदर देखिए मोमेंटम बन रहा है। स्टॉक के अंदर पिछले एक तेजी के बाद स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने को मिला है और अब वापस से इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट जल्दी ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आएगा जब स्टॉक एक बार ऊपर में 444 445 का लेवल तोड़ेगा। 444 445 का लेवल टूटने के बाद स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिलेगा जिसमें 490 से 500 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। पोजीशंस होल्ड करें, ब्रेकआउट के बाद और बाय करें। होल्ड करें और ब्रेकआउट के बाद और बाय करें। दमदार नतीजे इस बार आपको आते हुए दिख सकते हैं सीसीएल प्रोडक्ट्स के। आइए, एक और कॉल है तैयार और इस समय चलते हैं वागले साहब के पास, बिगुल वागले का वंडर। गुड आफ्टरनून वागले साहब, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। डिस्क्लोजर ये है कि हमने हमारे क्लाइंट्स को दिया है, 1.5 रुपये ऊपर ही दिया है और प्राइस उधर ही है। स्टॉक का नाम है LIC हाउसिंग फाइनेंस। 391.50 का करंट भाव है। मुझे लगता है ये 390 के ऊपर जितना टाइम स्पेंड करेगा इसमें एक ब्रेकआउट माना जाएगा। आपका 387 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 410 तक की अपसाइड में देख रहा हूँ 1 से 2 दिनों में। ओके, तो 410 के टारगेट के लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस पर करनी है खरीदारी। ये है आपके लिए वागले साहब की राय। एक एक करके कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आपको अच्छी मूव्स इस समय बाजार में आती हुई दिख रही हैं और 18,300 पर बाजार भी है। JSW स्टील पर एक बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। डेज हाई पर 700 का लेवल JSW स्टील क्रॉस करते हुए। टाटा स्टील में भी अच्छा एक्शन है। किरण जी, मेटल स्टॉक सेकेंड हाफ में एक्शन में आ रहे हैं। JSW स्टील को राय सर, 700 का लेवल अभी अभी क्रॉस किया। दीप, पहले बिगुल बजवाइए प्लीज। बिगुल किरण जी के लिए, किरण का कमाल। बताएं सर। परफेक्ट पिक था। मेरा मानना है कि JSW स्टील मेरा अभी ब्रेकआउट देखने को मिला और मैंने यही मैसेज भेजा था, हाथ ऊपर किया था JSW स्टील के लिए। तो बिल्कुल JSW स्टील ने बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट दिया है। मल्टीपल टॉप्स का ब्रेकआउट है और जिस तरीके से ऑप्शन चेन बैरियर ये तोड़ रहा है 700 का, ये बहुत ही बेहतरीन है। 26 लाख शेयर्स उधर अटके हुए हैं, वो अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी। मेरा मानना है 2 से 3 दिन का व्यू रखना चाहिए और मैं ऑप्शन स्ट्रेटजी भी देने वाला हूँ। तो 730 के मेरे पहले टारगेट्स रहेंगे, उसके पहले ये रुकने का नाम नहीं लेना चाहिए। गुरुवार को मैंने टाटा स्टील की बात की थी, उसी दिन वो ऑप्शन प्रीमियम टारगेट्स हिट हो गए थे। तो मेरा मानना है कि JSW स्टील का आपको लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने चाहिए। 696 का स्टॉप लॉस रहेगा, 730 के टारगेट्स वो पहले टारगेट्स, और ऑप्शन के जरिए अगर करना है तो 700 का कॉल ऑप्शन जो कि अभी लगभग 2350 2360 के आसपास है, वो बाय करने की सलाह है। 18 रुपीज का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट सुनिए दीप, लगभग 50 रुपए के टारगेट्स आपको इस ट्रेड में देखने को मिलेंगे। तो 50 रुपए के टारगेट्स के लिए बिल्कुल JSW स्टील का ऑप्शन बाय करना चाहिए 700 का, और ये 3 से 4 दिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये टारगेट्स बिल्कुल हासिल होते नजर आ जाने चाहिए।
तो ये है आपके लिए JSW स्टील में खरीदारी करने की राय, और साथ ही साथ टाटा स्टील पर भी रखिए नज़र, क्योंकि जो कुछ भी खबरें आई कि रूस, चीन और कुछ और देश कहाँ से जहाँ से जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई यूरोपीय यूनियन ने, सबसे ज़्यादा फायदा एक्चुअली टाटा स्टील को होना है, क्योंकि टाटा स्टील का ऑलरेडी यूरोप में प्लांट है, और टाटा स्टील का प्लांट अगर यूरोप में, तो फ़ायदा सबसे ज़्यादा टाटा स्टील को होगा। जरा एक बार टाटा स्टील पर भी नज़र डाली जाए, क्या ये स्टॉक भी कमाल करने को तैयार है, जरा इस पर भी फोकस कर लिया जाए। तो टाटा स्टील चार्ट्स कौन देखेगा, जरा मैं पूछ लेता हूँ किसके चार्ट्स रेडी है, जरा टाटा स्टील के बताइए, हमारे सारे एक्सपर्ट को ले आइए एक बार। किरण जी तैयार है? वाह, किरण जी बताइए सर। अनिल जी, ये कॉल मैंने शुक्रवार को गुरुवार को दिया था, और मेरे टारगेट्स लगभग 1300 टाटा स्टील का टारगेट, मेरा पहला टारगेट लगभग 1260-70 का मैंने कहा था, वो हासिल होता ही नजर आएगा। पर मेरा मानना है कि वो थोड़ा एक्सटेंडेड टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। 1320 के टारगेट्स के लिए टाटा स्टील में लॉन्ग पोजीशंस बनाने चाहिए। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर का। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमरीश पांडे कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं दिल्ली से, और जो लेकर आ रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, इलेक्ट्रिक बसेस को लेकर एक बड़ी खबर। अमरीश बताइए, क्या है बड़ी खबर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर? दिल्ली में क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है? तो सबसे पहले तो खबर का अपडेट बता दूं कि आज दिल्ली सरकार ने दिल्ली की पहली इलेक्ट्रिक बस को फ्लैग ऑफ किया है। खुद केजरीवाल ने ये झंडी दिखा के डीटीसी के बेड़े में ये शामिल किया है, और अगले कुछ दिनों में, मतलब एक हफ्ते का अगर समय अगर मानते हैं, तो एक हफ्ते के समय में 100 बसें इलेक्ट्रिक वाली डीटीसी के बेड़े में शामिल होंगी, और अप्रैल तक 300 बसें शामिल करने की योजना है। अगर इन बसों का अगर हम हिस्सा बांटते हैं, तो 200 बसें जो है टाटा मोटर्स सप्लाई करेगी, और 100 बसें जेबीएम को सप्लाई करनी है। ये तो हुआ अभी तक का खबर का अपडेट। अगर हम एक्सक्लूसिव बात करते हैं, तो सरकार की योजना है कि अगले एक साल में डीटीसी के बेड़े में 2000 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी, और इन बसों के लिए टाटा मोटर्स, अशोका लेलैंड, जेबीएम ऑटो, वॉल्वो, इन सब से बातचीत जारी है। और सरकार ने अगले महीने एक बैठक बुलाई है, और इस अहम बैठक में ये सारी कंपनियां शामिल होंगी, और इस बैठक के बाद जो है दिल्ली सरकार एक टेंडर जारी कर सकती है, जिसमें ये सारे जो 2000 जो बची हुई बसें हैं उनको सप्लाई करेगा टेंडर जारी हो सकता है, और जिसमें उसके रेट्स भी तय होंगे। इसके अलावा जो स्पेसिफिकेशन है, दिल्ली की सड़कों के हिसाब से ये जो बसें हैं इनको अलग से स्पेसिफाइड साइज किया गया है। तो ये स्पेशल साइज़ की जो बसें होंगी दिल्ली के हिसाब से डिज़ाइन होंगी, इनके लिए अलग से टेंडरिंग की जाएगी, और अगले महीने की बैठक के बाद ये टेंडर जारी होगा। जो हमें हमारे सूत्रों से जानकारी मिली है, उसके हिसाब से अप्रैल ऑनवर्ड्स ये टेंडर जारी हो सकता है। फरवरी महीने में बैठक होगी, और अप्रैल महीने में ये टेंडर जारी होगा, ये हमें अभी तक की जानकारी मिली है। और 2000 टोटल बसें इन 300 के अलावा, मतलब टोटल इनको फ्लीट बनानी है 2300 बसों की, जिसमें कि 300 बसें अप्रैल तक शामिल हो जाएंगी, और 2000 बसों के लिए टेंडर अगले महीने की बैठक के बाद जारी होगा। जी ओके, तो ये है आपके लिए बड़ा डेवलपमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल बसों को लेकर आता हुआ दिख रहा है। टोटल मिलाकर 2000 बसों का टेंडर जारी किया जाएगा दिल्ली के लिए। क्या बात है। पहला टेंडर 300 बसों का हो चुका है, जिसमें 100 बसें टाटा मोटर्स और 200 बसें जेबीएम ऑटो ये देने जा रहा है। पहली बस आज फ्लैग ऑफ हो गई है। तो टाटा मोटर्स तो स्टॉक ऑलरेडी गर्म है ही हमेशा से, और हमारे सारे एक्सपर्ट्स को पसंद है, लेकिन फॉर अ चेंज आज जेबीएम ऑटो पर फोकस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सचिन जी हमारे साथ है। सचिन जी जरा जेबीएम ऑटो के चार्ट्स देखिए, राय दीजिए अपनी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। ज़्यादा डेटा नहीं है, इनफैक्ट जिस तरीके से फिलहाल तो स्ट्रक्चर है, लगभग सर्किट टू सर्किट स्टॉक चला है। तो जिस तरीके से फिलहाल इसके एवरेजेस प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 1430 का लेवल काफ़ी अहम होगा। तो अगर किसी की एग्जिस्टिंग यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन है, तो डेफिनेटली इसे होल्ड करनी चाहिए, रिटेन करनी चाहिए 1430 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ। एंड सिंस यहाँ पर लिक्विडिटी कंसर्न्स थोड़े से है, तो यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे एक टारगेट डिफाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट एग्जिस्टिंग पोजीशंस जिस तरीके से मोमेंटम चल रहा है 1430 के साथ मेंटेन की जा सकती है। राय आपके लिए जेबीएम ऑटो पर। आइए आशु सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार जरा आशु सर से भी मार्केट व्यू ले लिया जाए। बताएं सर, गुड आफ्टरनून। अनिल जी, मार्केट स्टेबल टू पॉजिटिव है। मार्केट में जैसे पिछले हफ्ते से बात चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेकिन अनिल जी इंडेक्स का जो कंक्रीट या मतलब कन्विक्शन सौदा आएगा, तो मुझे लगता है या तो 1800 क्रॉस करने पे लेना चाहिए, या 100-200 पॉइंट की करेक्शन आ जाए। इससे ज्यादा की करेक्शन अभी दिखती नहीं है, अगर आई
तो आई थिंक वो होगा, नहीं तो ये रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा, बायस पॉजिटिव है। हैविंग सेड दैट अनिल जी, स्टॉक्स अभी भी पॉजिटिव हैं। मैं पिछला अपडेट क्विकली देना चाहता हूं अनिल जी। टाटा पावर, एनटीपीसी, एलएनटी, रिलायंस, ये भेल, ये सब स्टॉक्स अनिल जी लॉन्ग है, बिल्कुल लॉन्ग रखने चाहिए। अगर आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट बुक करना है, करनी चाहिए। इसमें जो मेरी बेस्ट पिक्स अभी भी है, एलएनटी अनिल जी बहुत तेज लगता है मुझे, एनटीपीसी बहुत अच्छा लगता है। एक अनिल जी एचसीएल टेक का जो रिजल्ट के पे कॉल दिया था, अनफॉर्चुनेटली एचसीएल टेक ने फिर धोखा दिया। पिछले क्वार्टर में जैसे किया था, इस बार उतने क्वार्टर में इतना बुरा नहीं किया अभी तक, लेकिन फिर भी अनिल जी धोखा तो हो गया। और मतलब आज आपने देखा 5-6% डाउन है, तो उस कॉल में अनिल जी लॉस है, उसके लिए अपॉलॉजीज टू व्यूअर्स या क्लाइंट, जो भी कह सकते हैं। तो ये अनिल जी अपडेट है। अनिल जी नया कॉल जो है एक पुराने स्टॉक पे ही है, लेकिन फिर नया कॉल है। और अनिल जी मैं फिर बोलता हूँ, डिलीवरी लेके अब दोबारा से या तिबारा से या चौथी बार या पांचवी बार इसको मान लीजिए अनिल जी कैश में रखना चाहिए डेल्टा कॉप को। अनिल जी वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डेल्टा कॉप के रिजल्ट बहुत अच्छे आए, ओपनिंग अप थीम और 15 दिन में बिल्कुल मैच्योर कर जाएगी। और अनिल जी एक और डेटा पॉइंट जो बहुत अच्छा मेरे को सामने आया कि पिछले हफ्ते में अनिल जी जो 2-3 दिन डाउ में गिरावट आई, जो यहाँ पे यूएस मार्केट में गिरावट आई अनिल जी, फॉर्चुनेटली या मतलब इंसिडेंटली, सॉरी नॉट फॉर्चुनेटली, इंसिडेंटली अगर आप नोटिस करें तो वहां पे जितने भी गेमिंग स्टॉक्स हैं अनिल जी, कसिनो स्टॉक्स हैं, लास वेगास इंटरनेशनल, एमजीएम, विन, ये सारे के सारे 5 से 8% की पॉजिटिव मूव में बंद हुए हैं इन स्पाइट ऑफ डाउ ब्लीडिंग इन लास्ट 2-3 डेज। तो अनिल जी बहुत बड़ा सिग्नल दे रहा है कि आने वाले टाइम में ये गेमिंग स्टॉक्स और ये कसिनो स्टॉक्स के साथ क्या होने वाला है। तो मुझे लगता है कि मैं ये डिलीवरी लेनी चाहिए। मैं डिलीवरी इसलिए बोल रहा हूं अनिल जी कि अगर किसी वजह से थोड़ा नीचे आ जाता है तो आप डिलीवरी में एवरेज आउट कर सकते हैं। अगर आप पहले ही फ्यूचर लेते हैं तो फिर वो कभी स्टॉप लॉस रखना पड़ता है या कभी आपका मार्जिन की प्रॉब्लम हो जाती है उस तरह से। तो एक स्टॉक है अनिल जी, मुझे लगता है डेल्टा को अब दोबारा लेना चाहिए। ग्लोबल रीजंस भी इसके साथ हैं और आने वाले टाइम में बहुत तेजी आएगी। दूसरा अनिल जी, वागले जी ने अभी कवर कर लिया है, लेकिन मैं फिर भी शेयर कर देता हूं जो स्प्रेड हमने क्लाइंट्स को दिया है एलआईसी हाउसिंग का। एलआईसी का अनिल जी 385 का कॉल, 385 इन द मनी। एलआईसी का फ्यूचर चल रहा है 391-92, 385 का कॉल एक लेने के लिए बोला है, 5 का एक बेचने के लिए बोला है। 1:1 स्प्रेड है ताकि लिमिटेड रिस्क रहे, प्रॉफिट भी लिमिटेड रहे, लेकिन अनलिमिटेड का कोई स्कोप नहीं रखना इसमें। 2000 स्टॉक शेयर्स का लॉट है, तो लॉट साइज अच्छा है इसका। 7 से 8 रुपए की कॉस्ट आएगी, तो वर्चुअली अनिल जी 385 प्लस 7-8 392-93, मुझे लगता है ये 400 आने वाले दिनों में क्रॉस कर जाएगा। तो ये स्प्रेड आपको मतलब यहां से डबल हो जाएगा। तो 2000 स्टॉक शेयर्स का लॉट है अनिल जी, इसमें पैसे आ जाएंगे। तो 2 स्टॉक्स हैं जो बाय करने के लिए। और अनिल जी तीसरा मैं बिन मांगे सपोर्ट दे रहा हूं कुणाल जी और राकेश जी को, और विकेश सुमित को भी। ग्रासिम अनिल जी मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और ये भी आने वाले टाइम में अनिल जी 2100-2200 का स्टॉक हो जाएगा, उससे भी ज्यादा क्रॉस कर जाएगा। पेशेंटली मतलब ये कैसे धीरे धीरे 1600, 1700, 1800, 1900 इस तरह से हो रहा है, और ये बहुत बढ़िया स्टॉक है आने वाले टाइम के लिए। मतलब ट्रेडिंग ना करें, इसको भी लेके रख लें। वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स इन द करंट सेटअप। देखो ऐसा है, सपोर्ट आपको जिस किसी को भी देना हो ना आशीष सर, उनको बिन मांगे दे दिया करें। क्योंकि कोई आजकल है ना, कोई कुणाल जी आपके इतने अच्छे दोस्त हैं, एक ज़माने आपके वैलेंटाइन रहे हुए हैं, लेकिन मांगते ही नहीं है। उनको डर ये लगता है मांगे कहीं उल्टा बोल गए तो इससे बढ़िया मांगो ही मत। पता चला लेने गए, लेने की जगह देने पड़ गए, तो लेने के देने ना पड़े, इसलिए आप अपने आप दे दिया करें। तो जहाँ भी लगे, मतलब आपको लगे सपोर्ट, तो कुणाल जी आपको सपोर्ट मिल चुका है। हाँ, तो बिल्कुल, इसलिए आप उम्मीद ना करें कि कोई आपसे मांगेगा, आप खुद ही दिल खोल के दे दिया करें। आइए, ये है आशीष सर की राय। एक के बाद एक सारे स्टॉक्स एक्शन में भरपूर। डेल्टा कॉप डिलीवरी लेकर रख ले, एलआईसी हाउसिंग अभी एक्शन में आया वागले साहब की तरफ से। ग्रासिम भी हमारे सारे एक्सपर्ट्स को पसंद आता हुआ दिख रहा है, खरीदारी करने की राय यहां पर भी। आइए बढ़ते आगे, जी बिजनेस की बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर का वक्त है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे रिसर्च एनालिस्ट आशीष चतुर्वेदी, लेकर आए एक बेहतरीन रिसर्च। आशीष बताइए, क्या है एक्सक्लूसिव रिसर्च आपके पास? सर पहले स्टॉक का नाम बताता हूं जिसके लिए एक्सक्लूसिव रिसर्च की हमने। रेन इंडस्ट्रीज ये स्टॉक का नाम है, और आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स पर हमने काफी डिटेल्ड रिसर्च की थी। आपको बताया था कि किस प्रकार से अगर आप देखें तो ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स की जो कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, मांग में देखिए जबरदस्त उछाल और सप्लाई की शॉर्टेज है। लेकिन इसका ही फॉलोअप रिसर्च है रेन इंडस्ट्रीज पर। अगर आप देखें तो अब जो है मालूम पड़ रहा है कि कलसाइंट पेट कोक, इसकी जो कीमतें, इनमें काफी बड़ा उछाल देखने को मिला है। पिछले एक हफ्ते में अगर आप देखें तो जो कीमतें करीब करीब 8% से ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई हैं। और ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए भी जो है सीपीसी यानी कलसाइंट पेट कोक का जो है
वो इस्तेमाल किया जाता है। और रेन इंडस्ट्रीज अगर आप देखें तो इस स्टॉक को बड़ा और खास फायदा होगा, क्योंकि ना कि सिर्फ भारत में, वर्ल्ड वाइड भी अगर आप देखें तो कंपनी की जो प्रेजेंस है सीपीसी में काफी ज्यादा है। इसकी सालाना क्षमता अगर आप देखें तो 21 लाख टन के पास है, और साथ में जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है सीपी से वो भी काफी बढ़िया आता है, करीब करीब 40% जो आय है इनकी इससे आती है। और देखिए जिस प्रकार से एल्यूमिनियम में इसका इस्तेमाल किया जाता है, स्टील में जो है ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए काम किया जाता है, और दोनों में अगर आप देखें तो बस काफी ज्यादा है। एल्यूमिनियम देखिए ऑल टाइम हाई से काफी पास है, और साथ में जो स्टील की जो प्रोडक्शन लगातार देख रहे हैं बढ़ती जा रही है, मांग बढ़ती जा रही है, इसका भी एक बड़ा असर देखने को मिलेगा। प्रेजेंस रेन इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो अगर आप टोटल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन अगर आप देखें तो ज्योग्राफिकली काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। मिसाल के तौर पर जैसे कि आप देखिए इनकी जो करीब करीब 81% जो आय है वो एक्सपोर्ट से आती है। इसमें यूरोप का हिस्सा 36% है, एशिया का 22% है, यूएस का 20 है, नॉर्थ अमेरिका 15, और बाकी के देशों से करीब करीब जो है 7% जो है इनकी आय आती है। लेकिन सीपीसी की जो कीमतें बढ़ रही है इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी है रेन इंडस्ट्रीज, और वैल्यूएशन के आकर्षक भी देखें, वैल्यूएशन भी काफी आकर्षक है। और ये जो प्राइसेस बढ़े हैं अभी तक भाव में फैक्टर्ड इन नहीं है अनिल जी, क्योंकि सिर्फ 7 टाइम्स जो है फॉरवर्ड पी पर मिल रहा है, 0.64 मार्केट कैप टू सेल्स है, कैश रिच कंपनी है, कैश काफी बढ़िया है। करीब करीब अगर आप पर शेयर कैलकुलेट करके देखेंगे तो 40 रुपए प्रति शेयर के आसपास जो है कैश है कंपनी के पास। यानी जो सीपीसी की कीमतें बढ़ी हैं इससे रेन इंडस्ट्रीज को जो है बड़ा फायदा होगा। इंडस्ट्री है वो स्टॉक जहां पर बड़ा फायदा होने की उम्मीद ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स की रिसर्च के बाद उससे जुड़ी हुई एक और कंपनी जहां सीपीसी और सीटीपी ये जो बनाती है कंपनी उसका बड़ा फायदा होता हुआ दिखेगा। 40 रुपये प्रति शेयर कैश भी है, और जिस तरह से मेटल्स में फिर से तेजी बनती हुई दिख रही है, ये एक इनडायरेक्ट प्लेयर। आज सारे के सारे मेटल स्टॉक्स देखिए जबरदस्त सेक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। टाटा स्टील 1240 के पार निकलता हुआ, रेन इंडस्ट्रीज भी एक करेक्शन पूरा करके तेजी करने के लिए है तैयार, ऐसा नजर आ सकता है। जरा रेन इंडस्ट्रीज के चार्ट्स पर नजर डाली जाए, बताएं कुणाल जी। अनिल जी देखिए बहुत ही ज़बरदस्त चार्ट है रेन इंडस्ट्रीज का, पहले भी मैंने और राकेश जी ने इसकी चर्चा की है। अनिल जी बहुत ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है। एक कंजेशन हमें दिखाई पड़ता है 260 रुपए के आसपास, 260 के आसपास एक हिस्टोरिक रेजिस्टेंस है, और हम देख रहे हैं कि पिछले 1.5-2 महीने से 260 रुपए का लेवल पार नहीं हुआ है। जैसे ही ये स्टॉक 260 को लांघ जाएगा आपको इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म चार्ट्स बहुत मजबूत हैं, और जिस तरह का बेस बिल्डिंग हुई है इस स्टॉक से उम्मीद करनी चाहिए कि कम से कम मौजूदा स्तरों से आपको 100 रुपए की तेजी देखने को मिलेगी। तो 260 के ऊपर 360 के टारगेट से मेरी राय में खरीदारी करनी चाहिए। तो 360 के लेवल्स के लिए नजर रखिए रेन इंडस्ट्रीज पर। आज थोड़ा सुस्त था, बट आशीष की एक्सक्लूसिव रिसर्च से स्टॉक में दोबारा जान आ गई है, तो नजर रखिए एक्शन में भी आ रहा है, पॉजिटिव टेरिटरी में आने के लिए है तैयार। बट बाजार यहां पर भी बढ़िया एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। इंडेक्स पर अगर आप देखें निफ्टी अब 18,300 के ऊपर कंफर्टेबली होल्ड करते हुए, तो आइए क्या बनानी है बाजार पर स्ट्रैटेजी ये जानते हैं अनिल सर के साथ। आने वाली खुशी के लिए एक ख्याल ही काफी है। इबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। अनिल जी अमेरिकी बाजार शाम को बंद रहेंगे, बट उससे पर डाउ फ्यूचर जरूर ट्रेड कर रहे हैं, वहां पर हल्का पॉजिटिव एक्शन है। नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम सपाट है। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी ठीक ठाक कारोबार है। इनफैक्ट तीनों यूरोप के बाजार एक्शन में ही दिख रहे हैं, तो पॉजिटिविटी बनी हुई है। एशिया में भी हमने ठीक ठाक एक्शन देखा। चीन और जापान पॉजिटिव थे, पर हांगकांग में करीब 0.5% की गिरावट रही। तो ग्लोबल क्यूज ठीक है सर, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। हमारे बाजार भी थोड़ी रिकवरी के आसार दिखा रहे हैं, क्या करना है सर? दीप देखिए 18,200 के नीचे बंद नहीं होगा, ये संकेत साफ है निफ्टी से आते हुए, और उसकी वजह यह है कि लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन पिछले हमने 18,200 के ऊपर बंद दिया। आज 18,200 के कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन पर 55 लाख शेयर हैं, कॉल्स में भी 36 लाख शेयर हैं। तो जैसे आप 18,200 के नज़दीक पहुंचेंगे आपको थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी खरीदारी आती दिखेगी। तो बेस आपका बन चुका है। इनफैक्ट हो सकता है आज 18,250 के नीचे ही आप बंद ना हो, उसकी भी संभावना पूरी बन रही है। 18,200 तो है ही। सो आपके लिए रिस्क 50 से 100 पॉइंट से ज़्यादा की नहीं है। तेजी के मार्केट का सिंपल तरीका यही कि आपको पता होनी चाहिए आपकी रिस्क कितनी है। रिस्क आपको पता है 200-250 की है, तो अब आपको ऊपर का ट्रेड करना है। ऊपर के लिए सबसे क्रूशियल पॉइंट है 18,300, जहां पर आप इस वक्त ट्रेड करें। 3:05 के पहले आपको 18,325 को पार करके वहां टिकना है।
और अगर जैसे ही वो होता है तो आप 18,375 और 18,425 की तरफ बढ़ने की तैयारी आज और कल में करेंगे। और ऐसा क्यों करेंगे पहला वो समझ लीजिए। और क्यों मैं 18,325 के लिए इंतजार कर रहा हूँ, वैसे तो 18,300 के ऊपर भी टिके रहने में अपने आप में संकेत खरीदारी के आ रहे हैं, तेजी की पोजीशन है तो होल्ड कर ही सकते हैं। फ्रेश खरीदारी करनी है 18,325 पार करें उसके बाद करिए, और वो इसलिए 18,300 के पुट पर 34 लाख शेयर जुड़ चुके हैं। आज 21 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं, कुल मिलाकर 34 लाख शेयर है, यानी कि पुट राइटर 18,300 पर एक्टिव हो चुका है तेजी की पोजीशन बनाने के लिए। कॉल राइटर का क्या हाल है? 18,300 के कॉल्स पर 62 लाख शेयर हैं, लगभग दुगुने, ठीक है। 27 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं तो वो भी है, लेकिन कॉल राइटर थोड़ा थोड़ा बैकफुट पर आ रहा है। और बैकफुट पे इस वजह से आ रहा है कि 18,300 के आसपास आप टिक रहे हैं। सो अगर आखिरी आधे घंटे में जाने के पहले आप 18,300 325 के ऊपर टिक जाएं तो एक और बढ़िया शॉर्ट कवरिंग और कल ही आपको 18,400 तक के दर्शन हो जाएंगे, ये डेटा में नजर आता हुआ दिख रहा है। सो सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, 3 बजे तक 3:05 तक क्या हम 18,325 के पार निकल कर टिक पाते हैं? नहीं तो फिर 18,250 के आसपास खरीदिए, टिक जाए ऊपर तो 18,325 के ऊपर खरीदिए। दोनों तरीके अपने पास में, या तो 18,325 के ऊपर ले लेना है या 18,250 पे ले लेना है। क्लियर है? ये होगी आपकी निफ्टी। अब आइए बैंक निफ्टी। इसको कुछ नहीं करना, जो सुबह बात की दीप सेम वही है, न इसको 18,200 के नीचे जाना है, न 18,500 के, सॉरी, न 38,000 के नीचे जाना है, न 38,500 के ऊपर जाना है। ये मिडफील्ड में इधर से उधर पास देते रहेंगे, गोल करेंगे नहीं। 38,000 के नीचे जाएंगे तो फ्रेश कमजोरी है, और 38,500 के ऊपर आएंगे तो तगड़ी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी होती दिखेगी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो सुन लीजिए। 38,300, 38,400, 38,500, सो बेसिकली 38,300 से 38,500 की रेंज में दबाकर कॉल राइटिंग हुई है। जितनी तेजी की पोजीशन दीप निफ्टी में बन रही है, उतनी ही मंदी की पोजीशन बैंक निफ्टी में बन रही है। बड़ी मजेदार बात होती दिख रही है। दोनों इंडेक्स अलग अलग तरह का रुझान दिखाने की कोशिश करें। अब क्या होना चाहिए? दो चीज़ें हो सकती है, या तो निफ्टी मजबूत होकर बैंक निफ्टी को ऊपर खींच ले, या बैंक निफ्टी कमजोर होकर निफ्टी की टांग नीचे खींचे। दोनों में से क्या होगा? 38,000 के नीचे बैंक निफ्टी खराब होगा, 38,500 के ऊपर फिर अच्छा हो जाएगा। और निफ्टी तो मजबूत है ही है, जब तक 18,200 ना तोड़े तब तक अच्छा ही है। तो मुझे तेजी करनी है तो मैं निफ्टी की तरफ रहूँगा, और अगर मंदी करने का मन है, कमजोरी का मन है, तो बैंक निफ्टी को बेचा जाएगा। सिंपल, ये क्लियर कट, एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर डेटा साफ नजर आ रहे हैं। जी दीप। तो ये इंटरेस्टिंग है। बैंक निफ्टी पर मंदी का रुझान और निफ्टी पर तेजी का रुझान, और लेवल्स भी अनिल जी ने आपको बता दिए हैं। रिस्पेक्ट करें और ट्रेड करें, बढ़िया एक्शन आपको दिखेगा। आइए, ऐसी कुछ और बेहतरीन कॉल्स भी हैं तैयार। एक बिगुल सचित जी के लिए BTSTT का। बताएं सर। संपर्क ऊपर नीचे हो रहा है सचिन जी का, थोड़ी देर में उनके पास फिर से चलेंगे। तब तक आइए आज से हम एक और चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पहले पता होनी चाहिए दूसरों के मुकाबले में, कम से कम अंदाज़ा आपको सही लगे। बजट 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 सब करते हैं, लेकिन बजट में क्या कुछ हो सकता है इसकी जानकारी हमारी टीम, हमारे रिपोर्टर्स आपके लिए पहले लाने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हो सकता है बजट में। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं एक और इसी तरह की कुछ बढ़िया और बेहतरीन खबरों की जो बजट में होने की संभावना है। क्या आएगा बजट में? आइए, हमारे संवाददाता अमरीश पांडे एक बार फिर से हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, देंगे आपको कुछ बेहद इंटरेस्टिंग और अहम जानकारी। तो हमारी खास पेशकश, ये आएगा बजट में, बजट 2022 ग्रोथ बूस्टर हमारी टैगलाइन। अमरीश बताइए क्या आएगा बजट में? सर, हमारी टैगलाइन है ग्रोथ बूस्टर, तो जाहिर सी बात है इस बार का जो बजट होगा वो एक ग्रोथ बूस्टर बजट होगा। लगातार चलिए अमरीश, आपको थोड़ी देर और सस्पेंस में रखेंगे जब तक कि पूरी तरह से एक बार सेटल ना हो जाए। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए कनेक्शन का ठीक होने का। तब तक आइए, बाजार धीमे धीमे मजबूती बनाने की कोशिश करते हुए इस वक्त आपको दिख रहे हैं। आइए कुछ और हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं, उनके लिए भी हम कुछ कॉल्स, मेरे ख्याल से सचिन जी भी देना चाहते।
सचिन जी, इससे संपर्क हो चुका है? अगर हो चुका है तो सचिन जी से भी हम मुलाकात करने लगता है, सबसे संपर्क होने में थोड़ी सी मुश्किल आती हुई दिख रही। अमरीश हमारे साथ तैयार। अमरीश, बताइए क्या आएगा बजट में? सर, आपने कहा ग्रोथ बूस्टर बजट है और जाहिर सी बात है सरकार इस बार हेल्थ को लेकर एक बड़ा बूस्टर प्लान लेकर आई है। इस बार पिछली बार हमने देखा था हेल्थ को लेकर जो सरकार का खर्चा था उसने 134% की बढ़ोतरी की थी और इस बार भी खर्च जो है हेल्थ सेक्टर में वो सरकार बढ़ाने की योजना पर लेके आई है। जो हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से 10 से 12% जो है सरकार हेल्थ का बजट बढ़ाने वाली है और पिछले साल जो बजट था वो लगभग 2,23 करोड़ रुपए का था, 2,23 करोड़ रुपए का था। अभी भी ये बजट को 2.50 लाख करोड़ रुपए का होने की उम्मीद है। दूसरी जो सबसे अहम चीज़ हमको जानकारी मिली है सूत्रों के हिसाब से वो ये है कि सरकार हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए जो आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है उसको कंटिन्यू करेगी। तीसरी जो अहम जानकारी हमारे सामने आई है वो ये है कि सरकार जेनेरिक जो रिसर्च है, जो बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना और बाकी जो इन्फेक्शंस की बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं उसको देखते हुए भविष्य में हमें ऐसी कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इस बार के बजट में उस खर्चे को भी काउंट किया गया है। पिछली बार हमने देखा था कि सरकार ने 35,000 करोड़ का एक कोरोना के लिए स्पेशल फंड रखा था जिसमें कि वैक्सीनेशन को भी शामिल किया गया था। इस बार भी वो फंड कंटिन्यू रहेगा और पिछली बार में जो 15,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा उसमें ऐड किए गए थे वो एक नॉन लैप्सेबल फंड था। तो जो फंड पिछली बार खर्च नहीं हुआ है वो प्लस इस बार का वो पूरा फंड ये इस बार उस खर्च में शामिल किया जाएगा। तो कुल मिला के हम देख सकते हैं कि हेल्थ को लेकर सरकार गंभीर है और आने वाले दिनों में ये जो बजट आएगा उसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़े अनाउंसमेंट हमको देखने को मिलेंगे। हमें जो जानकारी मिली है, एक अहम जानकारी, उसके हिसाब से हर ज़िले में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप करने के लिए एक मेडिकल कॉलेज की योजना सरकार पहले से थी, इस बार कुछ और मेडिकल कॉलेज की अनाउंसमेंट कर सकती है। इसके अलावा जो सबसे डिजिटल इंडिया को लेकर जो सरकार की तैयारी थी, आयुष्मान भारत को योजना को और आगे बढ़ाकर सबके लिए डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल सरकार विचार कर रही है। तो उस बात की भी घोषणा इस बार के बजट में हो सकती है। जी, बड़ी घोषणा हो सकती है हेल्थ केयर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इस बजट में और सरकार की तरफ से भी बड़ा एलोकेशन यहां पर आ सकता है। तो बजट के लिए हमारी एक्सक्लूसिव पेशकश अमरीश की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी की सारी जानकारी शेयर करने के लिए। आइए सचिन जी भी हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं और चलते हैं उनके पास बिल्कुल BTSTT का। बताएं सचिन जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु, यहाँ पर खरीदारी करनी है पिरामल एंटरप्राइज इस पर्टिकुलर काउंटर में। ये हमने हमारे क्लाइंट्स को भी कुछ ही मिनटों पहले रिकमेंड भी किया है। जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, लगभग 60 मिनट्स पे एक बुलिश फ्लैग पैटर्न कंफर्म हो रहा है। तो जिस तरीके से यहाँ पर मोमेंटम है, मुझे लग रहा है 2740 एंड 2830 ये दो टारगेट्स के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनानी है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 2645 पे एंड खरीदारी करनी है पिरामल के फ्यूचर्स में। एंटरप्राइजेस ये है, इसका फ्यूचर 2680 रुपये में ट्रेड करा है। इसमें खरीदारी करने की राय आती हुई सचिन जी की तरफ से। सचिन जी से बड़ी मुश्किल से संपर्क हो पाया है, कब से लगे हुए हम लोग सचिन जी के कनेक्शन के लिए। फाइनली बातचीत हो गई 2740। ये तो ऐसा स्टॉक है जो कि ज़्यादा देर तक ना पहुँचो सचिन जी के पास तो भाग भी जाता है। थैंक गॉड ज़्यादा दौड़ नहीं लगाई है PL ने अब तक। तो ये है पिरामल एंटरप्राइजेज। आइए एक स्पेशल पिक के लिए स्पेशल बिगुल सिद्धार्थ सैदानी साहब की तरफ। सिद्धार्थ जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। स्पेशल पिक आपकी तरफ से, कोई खास वजह? गुड आफ्टरनून अनिल जी। आज जी खास वजह तो जरूर है और इसीलिए स्पेशल पिक है। अच्छा, क्योंकि आज बर्थडे स्पेशल स्टॉक है। अच्छा, तो आज ही के दिन आपका धरती पर अवतरण हुआ था? जी बिल्कुल। ओहो हो, क्या बात है, बहुत बहुत बधाइयाँ सर, हैप्पी वाला बर्थडे आपको। तो रिटर्न गिफ्ट दे रहे? जी बिल्कुल, रिटर्न गिफ्ट और ऐसा गिफ्ट जो टर्न अराउंड है। वाह, बताइए सर। तो जन्मदिन की बधाइयों के साथ सिद्धार्थ जी की तरफ से आपके लिए रिटर्न गिफ्ट, बताएं सिद्धार्थ जी।
बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। और टर्न अराउंड स्टोरी फैशनेबल, अनिल जी ऐसा है, फैशनेबल कौन नहीं दिखना चाहता, सभी फैशनेबल दिखना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं। तो वैसा ही स्टॉक लेके आया हूं आज, अरविंद फैशन। अरविंद फैशन पे खरीदारी की राय है। पहले टारगेट बता दूं, निवेश का राय है, टारगेट बता दूं, 470 रुपए का टारगेट होना चाहिए अरविंद फैशन का। तो करीबन 45% का अपसाइड हो सकता है यहां से अरविंद फैशन पे। क्यों? इनकी ब्रांड्स कौन सी है? एरो, केल्विन क्लेन, यूएस पोलो, टॉमी हिल्फिगर, फ्लाइंग मशीन। ये टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है। अभी तक नुकसान में थी ये कंपनी, मैं मानता हूं आने वाले साल में FY23 में ये प्रॉफिटेबल हो सकती है। करीबन 190 करोड़ का प्रॉफिट आ सकता है अरविंद फैशन पे। क्यों? क्योंकि बेटर मार्जिन होने लगे हैं इनके की ब्रांड से। 175 नए स्टोर्स बनाने की योजना है हर साल में यहां से आने वाले 2-3 सालों के लिए। ऑनलाइन चैनल में भी 25% का ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि इन्होंने फंड रेजिंग की है और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फ्लिपकार्ट ने किया है अरविंद फैशन में। तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। कर्ज भी कम घटाने की योजना है। करीबन 1300 करोड़ का कर्ज था, जो 800 करोड़ अभी पहले हाफ में हो गया और 600 करोड़ ये साल के अंत में हो जाएगा। तो अरविंद फैशन टर्न अराउंड स्टोरी, लॉस से प्रॉफिट और टारगेट होगा 470 का। तो करीबन 45% का रिटर्न आ सकता है अगर आप निवेश करें। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है ये इंडस्ट्री में और पेरेंटेज भी बहुत दमदार है। 342 वाला 470 अरविंद फैशन। आप ये कह रहे हैं फैशन कौन नहीं करना चाहता? जी बिल्कुल। बंसल जी तो ऐसा नहीं चाहते। नहीं अनिल जी, अच्छे कपड़े, अच्छा दिखना कौन नहीं चाहता, बंसल जी भी चाहते हैं। बंसल जी कहते हैं मैं तो पैदाइश से इतना सुंदर हूं, मुझे अलग से फैशन करने की जरूरत नहीं। बंसल जी, आप फैशन करना चाहते हैं? नहीं अनिल जी, हर कोई करता है अनिल जी, लेकिन एक चीज का अलग अनिल जी, ये जो अरविंद के ब्रांड्स है अनिल जी, इसको कुछ HNI मतलब कि थोड़े ज्यादा पैसे वाले लोग यूज करते हैं इसके ब्रांड्स। अगर आप देखेंगे गैप, टॉमी हिल्फिगर, अनिल जी मेरे तो वो सेल में भी मुझे महंगे लगते हैं। अब तो अनिल जी सेल पे भी गए, 2 साल से अरसा हो गया है, तो ऑनलाइन ही शॉपिंग चल रही है। बात को घुमावत बंसल जी, बात सैलानी जी की बात बंसल जी सवाल फैशन करना चाहता है। बंसल जी सवाल अरविंद फैशन पे नहीं है, सवाल आपकी फैशन पे है। I do everything under sun। वाह, चलिए क्या बात, वाह। तो चलिए आपकी स्टोरी, चीजों का प्रयोग करता हूँ। बिल्कुल आपकी स्टोरी एकदम सही साबित हो गई। सिद्धार्थ जी, आपने कहा कौन नहीं करना चाहता, अगर बंसल जी करना चाहते हैं तो फिर तो बात ही खत्म है, सब करना चाहते हैं। तो अरविंद फैशन ये है वो स्टॉक जो सिद्धार्थ जी को पसंद है, 470 रुपए के टारगेट के साथ। आइए अब करते हैं स्वागत बसिन साहब का। एक बार सिद्धार्थ जी से लेंगे विदा। सिद्धार्थ जी धन्यवाद, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई आपकी जन्मदिन की। अब आइए बसिन साहब से मुलाकात करते हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, पहले तो बताएं आपकी तरफ से अपडेट्स और आउटलुक। सर अपडेट दोपहर को आपको 1:30 बजे कातार एसी अंबुजा लेना। अल्ट्राटेक के रिजल्ट्स विल बीट द एक्सपेक्टेशन। देखिए 399 वाला अंबुजा 409 हो गया, और आपको कॉल दिलाई थी अशोक लीलैंड की 3 रुपए में, वो 4.5 हो गई, जो 8 रुपए का टारगेट है। उसके अलावा गेल, अपोलो टायर, अमर राजा, कमिंस, अंबुजा, अशोक लीलैंड, ये सारे टारगेट हो गए। और अल्ट्राटेक सीमेंट हैज बीन एन आउट परफॉर्मर। अब आपके लिए 2 बाइस हैं जो मैं सोचता हूं आउट परफॉर्म करेंगे यहां से बजट के लिए। पहला स्टॉक, हेलो जी सर बताएं, पहला स्टॉक। और अनिल जी, पहले सिद्धार्थ सिदानी जी को मेरी तरफ से भी जन्मदिन की शुभकामनाएं जरूर सर, जरूर, बिल्कुल उन तक पहुंचा दी जाएगी। आपकी तरफ से शुभकामनाएं। बताइए सर आज के पसंदीदा स्टॉक आपके। देखिए अनिल जी, आपने अशोक लीलैंड देख लिया, टाटा मोटर देख लिया। आपसे लोगों को पता नहीं, वॉल्वो, आइशर कमर्शियल व्हीकल्स आर डूइंग एक्सट्रीडिंगली वेल। जो उनके बस और टैंकर ट्रक्स हैं, बस के अलावा द ट्रक बिजनेस इज डूइंग एक्सट्रीडिंगली वेल। तो इस बजट में आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर और बसेस ट्रक्स के लिए जो रियायतें आनी है बिकॉज ऑफ ये जो आपकी स्क्रैपेज है, उसमें मुझे लगता है नया अवतार आएगा आइशर मोटर। तो मैं आइशर मोटर पे रीट्रेड करता हूँ 2850-55 में, 2790 का स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन 2950 का टारगेट। दूसरा शेयर सर इज माय फेवरेट शेयर, जो पावर, इंफ्रा, डिजिटल में सब कुछ का प्ले है, हनीवेल ऑटो। हनीवेल अब फ्यूचर में आ गया।
मैंने दोपहर को भी कहा था 45, 300, 400। मैं रीइटरेट करता हूं, हनीवेल इज गोइंग टू 50,000 बिफोर द बजट। लेकिन आज आप लीजिए 45, 400 में स्टॉप लॉस ऑफ 43,400, टारगेट ऑफ 48.5 to 49,000। हनीवेल विल बी अ स्टार बिफोर द बजट बिकॉज ऑफ द 3 प्रोसेसेस, पावर, इंफ्रा एंड डिजिटल। बिल्कुल, तो इकोनॉमी से जुड़े शेयर्स में आपको बढ़िया एक्शन दिख रहा है और इसलिए हनीवेल ऑटो, इस पर है खरीदारी की राय भसीन साहब की तरफ से, और साथ ही आयशर मोटर्स, इस पर भी खरीदारी करके चले। 2950 के टारगेट के लिए आयशर पर करें खरीदारी और 48,500 और फिर इवेंचुअली 49,000 और 50,000 की तरफ भी आपको हनीवेल जाते हुए दिखेगा। तो 2 बेहतरीन बाय कॉल्स भसीन साहब की तरफ से। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स शेयर करने के लिए। सीमेंट की बात निकली है तो जेके सीमेंट पर भी रखिए नजर, क्योंकि वहां पर एक बढ़िया स्पाइक आते हुए दिख रहा है। 4% ऊपर जेके सीमेंट है अल्ट्राटेक के नतीजों के बाद। इस स्पेस में भी एक्शन। सुमित जी, क्या करना चाहिए जेके सीमेंट के चार्ट के साथ? दीपांशु, सीमेंट पूरा सेक्टर मजबूती दिखा रहा है और स्टॉक्स के अंदर ब्रेकआउट आ रहा है, तो यहाँ पे जेके सीमेंट के अंदर पोजीशंस होल्ड करें। स्टॉक 3750 से लेके 3800 रुपए तक का मूव जल्दी ही दिखाएगा। अभी जस्ट इसके अंदर ब्रेकआउट आ रहा है, तो आने वाले 1 हफ्ते के अंदर स्टॉक के अंदर एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। दीपांशु, एक बिगुल सीमेंट सेक्टर का स्टॉक एक मेरे पास भी है। बिल्कुल, तो बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। बताएं सर। दीपांशु, सीमेंट सेक्टर के अंदर अंबुजा सीमेंट के अंदर ब्रेकआउट आ रहा है। पिछले 5 दिनों के हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है। 406, 450 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर खरीदारी करें। अंबुजा सीमेंट मेरे को लग रहा है यहां से बढ़िया मूव हफ्ते भर के अंदर ऊपर की तरफ दिखाएगा। 415 का इसका पहला शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का टारगेट, दूसरा टारगेट इसका 425 रुपए का। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट बन रहा है वो करीब 397, 396 के आसपास बन रहा है। तो 396 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के अंबुजा सीमेंट में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। स्टॉक ऊपर में 415 रुपए से लेके 425 रुपए तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में दिखाएगा। बाय करके चलने का सलाह रहेगा अंबुजा सीमेंट। ओके, तो 415 से 425 के टारगेट के लिए अंबुजा सीमेंट्स पर आपको करनी है खरीदारी। यहां पर एक बड़ा मूव आपको आते हुए दिख रहा है। तो सीमेंट स्टॉक्स बढ़िया एक्शन में है, पर सुबह से एक स्पेस पर आपने दमदार एक्शन देखा है, वो है सारे के सारे ऑटो काउंटर्स, स्पेशली वो वाले काउंटर्स जहां पर ईवी का रोल है या ईवी से जुड़े स्टॉक्स हैं। काफी सारी खबरें भी आई हैं, तो आइए कुछ खबरें और उनके इंपैक्ट के बारे में कुशल के साथ समझते हैं। कुशल, सबसे पहले तो बताइए कि जो ईवी की चार्जिंग के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं वो कौन से हैं और किसे होगा इससे फायदा? बिल्कुल, तो ईवी चार्जिंग पर ईवी के साथ साथ अब बड़ा फोकस बन रहा है सरकार का, और यहाँ पर नई गाइडलाइंस जारी की गई है जिसमें बिना लाइसेंस के कोई भी, यानी कि इंडिविजुअल हो या कंपनी हो, पब्लिक चार्जिंग स्टेशन जो है लगा सकता है। और यहाँ पर ये रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर ये पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस लगाए जा सकते हैं, और यहाँ पर सरकार जो है अपनी जो उनकी गवर्नमेंट की लैंड है वो दे सकती है इस चीज़ में यूज़ करने के लिए। इनफैक्ट पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के लिए अलग अलग गाइडलाइंस भी हैं, अगर आप और स्पेसिफिक डिटेल में जाना चाहें तो। बट डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि भारत में जिस तरह से ईवी का जो रुझान है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए, अब सरकार का बड़ा कदम उस पर बनता हुआ दिख रहा है इस गाइडलाइंस के तहत। अगले 3 सालों में बड़े शहरों में हर 3 स्क्वायर किलोमीटर पर एक पीसीएस यानी कि एक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाने का लक्ष्य है इस गाइडलाइन के अनुसार, और 3 से 5 सालों में कनेक्टेड हाईवेज पर हर 25 किलोमीटर पर आपको एक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली जिस तरह से अब एंग्जाइटी लोगों को होती थी अगर कोई ईवी खरीदता है कि कब जो है ईवी चार्जिंग स्टेशन आएगा, वो कहीं ना कहीं अब कम करने की योजनाएं हैं। तो डेफिनेटली ये इससे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी, और साथ ही घर और ऑफिस में ईवी को चार्ज किया जा सकता है ऐसी गाइडलाइंस के अनुसार, और वो भी जो डोमेस्टिक टैरिफ है उसके रेट्स पर। तो ये 3 प्रॉपर जो गाइडलाइंस में जो की पॉइंट्स हैं इनफैक्ट वो हम आपके सामने बता रहे हैं कि यहाँ पर गाइडलाइंस जो है किस तरह से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बताई गई है सरकार द्वारा। इससे फ़ायदा 2 कंपनियां, जिसमें सबसे पहले टाटा पावर, आप देखिए लगातार ये पूरे देश में ईवी चार्जिंग स्टेशन लगा रही है। अब तक 17 शहरों में इन्होंने ऑलरेडी लगा दिया है। साथ ही BHEL, आप देखिए यहाँ पर भी ESL के साथ इन्होंने पूरे देश में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए ऑलरेडी करार कर लिया है। तो ये दोनों कंपनियां पर ईवी चार्जिंग स्पेस में आपको बड़ा फोकस में रखना चाहिए ये गाइडलाइंस के बाद।
ओके, तो ये है आपके लिए ईवी चार्जिंग के लिए बड़े कदम। अच्छा, एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कुशल, और वो उन कंपनीज के लिए जो बैटरी सेल स्टोरेज सिस्टम भारत में बनाना चाहती है, इसके बारे में भी बताएं। बिल्कुल, और यहाँ पर तो हमने पहले ही आपको 14 तारीख को आपके बजट में सस्ता शेयर जब एक्साइड इंडस्ट्रीज बताया था, उसमें यह हाईलाइट किया था हमने कि जो पीएलआई स्कीम है इसका बड़ा इस्तेमाल जो है एक्साइड इंडस्ट्रीज कर सकती है। और आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से बोलियां आती हुई दिख रही है, कुल 18,100 करोड़ की ये पीएलआई स्कीम है जो लिथियम आयन सेल्स बनाने के लिए, एडवांस केमिस्ट्री सेल्स आप कह सकते हैं, या लिथियम आयन सेल्स बनाने के लिए जो पीएलआई स्कीम सरकार की तरफ से आई है, उसमें 10 कंपनियों ने बोली लगाई है, जिसमें एक्साइड, अमर राजा तो है ही, साथ ही लूकस और टीवीएस मोटर्स का जो जीवी है उन्होंने भी बोली लगाई है। रिलायंस के जो सब्सिडियरी है रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर और महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये 5 कंपनियां, और 5 कंपनियों में एल&टी, हुंडई ग्लोबल, ओला इलेक्ट्रिक, राजेश एक्सपोर्ट्स और साथ ही इंडिया पावर कॉर्पोरेशन शामिल है। तो लिस्टेड स्पेस में काफ़ी सारी कंपनियां हैं, जिसमें एक्साइड की सबसे पहले मैं बात बता रहा था आपको कि यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने बैटरी की असेंबली 2018 से ही शुरू कर दी थी, और अब जिस तरह से पीएलआई स्कीम में यहाँ पे अप्लाई किया है, कंपनी जो है काफ़ी बड़े प्लान्स हैं यहाँ पर आगे चलकर जो लिथियम आयन बैटरी का प्लांट लगाने के लिए कंपनी जो है अब फर्दर इंसेंटिव्स ले सकती है पीएलआई स्कीम के तहत। टाटा केमिकल्स गुजरात में यहाँ पर लिथियम आयन सेल्स बनाने के लिए यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाएगी, तो इस पर भी फोकस रखना है। और साथ ही हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, आप देखिए यहाँ पर भी ये फोकस में है, आज काफ़ी अच्छी तेज़ी बना रहा है, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी में इस्तेमाल होने वाला जो कार्बन केमिकल होता है वो ये कंपनी बनाती है। तो 3-4 कंपनियां हैं जहां पर बैटरी स्पेस से आपको बड़ा फोकस रखना है। एब्सोल्युटली, तो बैटरी काउंटर्स पर रखिए नजर। बजट में सस्ता शेयर एक्साइड के बारे में हमने आपको बताया भी था, वहां से देखिए अच्छी तेजी में आ गया है स्टॉक, आज 5% ऊपर है। अमर राजा पर भी रखिए नजर, और भी काउंटर्स हैं जहां पर इसका फायदा होगा। आइए, कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स भी हैं तैयार, चलते हैं वापस राकेश जी कुणाल जी के पास, उनकी कॉल है चार्ट कॉर्नर की। बताएं सर। दिवांशु, चार्ट कॉर्नर पिक है डीएलएफ के अंदर भी देखें तो जो पिछले 3 दिन का एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल था, उस चैनल से एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है, साथ में एक नेकलाइन टूट रही है, और जिस तरीके का यहाँ टेक्निकल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक अच्छा उछाल टुवर्ड्स 440, 444 देखने को मिल सकता है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक एक करके ब्रेकआउट आ रहा है। शोभा में, प्रेस्टीज में, हमने सभी में ब्रेकआउट देखा है, और अब बारी है डीएलएफ की। डीएलएफ के इस ब्रेकआउट में एक विशेष बात यह है कि इस ब्रेकआउट से पहले एक डाइवर्जेंस आरएसआई पर देखने को मिला है, और इस तरह का ब्रेकआउट आमतौर पर बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होता है। तो यहां पर खरीदारी करके चलने की हमारी राय है। स्टॉप लॉस रखें 421 रुपए पर, 421 पर मात्र 4 रुपए नीचे एक स्टॉप लॉस रख करके बाय करने की राय है। ऊपर पहला टारगेट होगा 440 का, इवेंचुअल टारगेट 447 का। 440, 447 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है डीएलएफ। ये काउंटर आ रहा है मोमेंटम में। देखते हैं सचिन जी को क्या है पसंद, बिगुल उनके लिए बीटीएसटीटी का। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर बाटा में पिछले हफ्ते एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आया था 2000 लेवल के आसपास, एंड उसी का मोमेंटम मुझे लग रहा है काफ़ी दिनों तक यहाँ पर कंटिन्यूड रहना चाहिए। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है। आज का डेटा भी अगर हम देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग एडिशंस का डेटा आया है। जिस तरीके से फिलहाल इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 2032 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर अभी भी लॉन्ग पोजिशंस डिप्लॉय करनी चाहिए। ऑन द हायर साइड इमीडिएट टारगेट होगा अराउंड 2085 का, एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है अराउंड 21665 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड हो सकती है। सो खरीदारी करनी है बाटा के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस लगाना है 2035 पे, 2032 पे, एंड फर्स्ट टारगेट होगा 2085 का, एंड फाइनल टारगेट होगा 2165 का। एब्सोल्युटली, तो ये है आपके लिए बाटा जिस पर करके चलनी है खरीदारी। एंड आई थिंक सुबह ये सुमित जी के रेडार पर भी आ रहा था। इनफैक्ट सुमित जी ने भी खरीदारी दी थी 2090 के फाइनल टारगेट्स के लिए इस पर, जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिखा है, और अब सचिन जी को भी है पसंद। आइए चलते हैं सुमित जी के पास इनफैक्ट, क्योंकि उनकी भी एक और कॉल है तैयार। सुमित जी, इनफैक्ट सुबह की आपकी बाटा की कॉल अच्छे मोमेंटम में है, इस पर अगर आपको अपडेट कुछ देना है तो वो भी दें, और अपनी फ्रेश कॉल भी बताएं।
बिल्कुल दीपांशु, बाटा अच्छा चल रहा है। सुबह भी कहा था बाय करे बाटा, नहीं होगा घाटा। स्टॉक डे हाई के ऊपर है और अब सचिन के रिकमेंड करने के बाद तो यहां से लगता है कि यहां से और ऊपर का मूव इजीली देखने को मिल जाएगा 1-2 दिनों के अंदर ही। तो 2100 रुपए तक के लेवल तो जल्दी देखने को मिलने चाहिए। अब जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 195 रुपए 50 पैसे। स्टॉक को हमने पहले भी रिकमेंड किया हुआ है। अब ये स्टॉक 200 का लेवल क्रॉस करने को तैयार है। स्टॉक का नाम है वेल्सपन कॉर्प, जिसका सिंबल है वेलकॉर्प। वेलकॉर्प के अंदर फरवरी 2020 के हाई टूट रहे हैं, यानी स्टॉक ऑलमोस्ट 2 साल के हायर लेवल पे आ चुका है। कंटिन्यूसली एक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है। हायर लो फॉर्मेशन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हर तेजी के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाता है और फिर वापस से तेजी पकड़ता है। तो अभी ये जो रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक करके तेजी पकड़ रहा है, ये 200 का लेवल इस बार क्रॉस करेगा। स्टॉक के अंदर यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करे। 210 रुपए का पहला टारगेट, 220 रुपए का दूसरा टारगेट। जल्दी ये लेवल वेल्सपन कॉर्प के अंदर ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। 188 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं 210 से 220 के टारगेट्स के लिए। वेल्सपन कॉर्प पर करनी है खरीदारी। हमारा एसआईपी स्टॉक भी था, अप्रैल में हमने आपको इसके बारे में बताया था। वहां से दमदार रैली आई, टारगेट्स भी हिट हुए, फिर थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, अब वापस मूवमेंट के लिए है तैयार और सुमित जी के रेडार पर है वेल्सपन कॉर्प। इस पर करके चले खरीदारी। आइए, रेडार पर काफी सारे और काउंटर्स भी हैं क्योंकि नतीजों का सीजन। आज तो अल्ट्राटेक के नंबर्स आ गए, पर कल दिग्गज बजाज फाइनेंस के नंबर्स आने वाले हैं। एक बार देवांशी से जान लेते हैं कैसे रहेगी बजाज फाइनेंस की परफॉर्मेंस। देवांशी बताएं। दीपांशु, काफी शानदार नंबर्स आने की उम्मीद लगाई जा रही है। हालांकि रेंज काफी बड़ी आती हुई दिख रही है। 25% ये लो रेंज है और अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो 35 to 38% तक की ग्रोथ आपको नेट इंटरेस्ट इनकम में देखने मिल सकती है। हालांकि हमारा अनुमान है करीब 30 to 32% तक की ग्रोथ देखने मिल सकती है। मुनाफे की बात करें तो फिर एक बार जो रेंज आती हुई दिख रही है वो काफी बड़ी रेंज आती हुई दिख रही है। हमारा अनुमान है करीब 55 to 60% तक जो मुनाफा है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। अब देखिए, जो तीसरी तिमाही जो बिजनेस अपडेट्स आते हुए दिखे थे बजाज फाइनेंस की तरफ से, वो काफी शानदार थे। उनका कहना था कि इस बार जो AUM है उसमें सालाना आधार पर 26% तक की बढ़त आती हुई दिखी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 9% तक की बढ़त थी। जो नए कस्टमर बेस जुड़ते हुए दिखे हैं वो भी काफी शानदार थे, उसमें भी 20% तक की बढ़त आती हुई दिखी। और इस बार देखना होगा कि जो डिस्बर्समेंट्स होते हुए दिखे हैं वो काफी मजबूत थे, उसमें बढ़ोतरी होती हुई दिखी है कोविड के बाद। और धीरे धीरे अब रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी NBFCs की बढ़ती हुई दिखी है। रिकवरीज काफ़ी मजबूत होती हुई दिखेंगी, तो वहाँ पे भी आपको दिखेगा कि क्रेडिट कॉस्ट कम हो जाएगी सारी NBFCs की। और सिमिलर केस आपको बजाज फाइनेंस में भी देखने मिलेगा। ओवरऑल डिस्बर्समेंट्स बढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ फंड्स कम है, क्रेडिट कॉस्ट कम होता हुआ दिखेगा और इन सब के चलते मार्जिन्स में भी बढ़ोतरी देखने मिलेगी। तो इन ऑल आपको काफ़ी शानदार नंबर्स देखने मिलेंगे। टॉप लाइन या नेट इंटरेस्ट इनकम करीब 30% बढ़ेगी और मुनाफे में करीब 60% तक की बढ़त आने का अनुमान इस तिमाही में लगाया जा रहा है। ओके, तो बजाज फाइनेंस अच्छे प्रदर्शन का अनुमान है। देखते हैं किस तरह के रहेंगे नतीजे। आई थिंक आज सुबह जय ठक्कर के रेडार पर भी था ये काउंटर। किरण जी, चार्ट्स पर कोई राय? बजाज फाइनेंस 7850 के करीब। दीप बाय मोड में ही है ये स्टॉक और अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 7700 के आसपास का रखना चाहिए। और जब तक इसके ऊपर है, मैं मानता हूं कि पिछला जो स्विंग टॉप था, ऑल टाइम हाइज 8000 अराउंड 8030, ये पहले स्विंग टॉप्स जो हुए हैं वो पहला रेजिस्टेंस रहेगा। पर मेरा मानना है कि जो जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, हम और हायर लेवल्स आते दिनों में देखने को मिलेंगे। ये कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक होना चाहिए। और डिस्क्लेमर कि ये मेरे पोर्टफोलियो में है और हमने एक क्लाइंट को भी रेकमेंड करके रखा है लॉन्ग टर्म के बेसिस पे। एब्सोल्युटली, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो किरण जी का हाई कन्विक्शन आइडिया है ही और चार्ट पर थोड़ा मोमेंटम भी है नतीजों से पहले। बट एक स्टॉक सुबह मुझे याद है हमने इसकी बात करी थी, तब 2-3% ऊपर था, अब 14% की तेजी आपको इस पर आती हुई दिख रही है और वो है रेमंड। सुबह ब्रेकआउट आते हुए दिखा था, वहां से मोमेंटम पकड़ा था इसने, अब 775 के लेवल पर आ गया है। सचिन जी, जरा रेमंड का चार्ट देखें, यहां से और मोमेंटम एक्सपेक्ट करना चाहिए क्या? दीपांशु, यहाँ पर कहीं पर भी वीकनेस नज़र नहीं आ रही है। इनफैक्ट अगर हम हर्डल्स की बात करें तो लगभग 870 860 के पहले कोई मेजर हर्डल नहीं है काउंटर में। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक लॉन्ग बायस ही रखना है। जिस तरीके से इसने एक ब्रेकआउट दिया है 710 के लेवल के ऊपर, तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस लंबा हो सकता है अराउंड 725 के आसपास का। बट डेफिनेटली अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो वापस एक बार लॉन्ग पोजिशंस डिप्लॉय करने की ही सलाह होगी। इसका अगर वीकली RSI देखें तो लगभग अराउंड
68 के आसपास स्विंग हो रहा है, बट कहीं पर भी डाइवर्जेंस अभी तक नजर नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। रिव्यू जोन ऑन द हायर साइड हो सकता है अराउंड 850 860 के जोन के आसपास ही। ओके, तो 850 860 के जोन्स पर आपको रेमंड जाते हुए दिख सकता है, यानी कि यहाँ से और मोमेंटम की गुंजाइश है। 14% का बड़ा बड़ा ब्रेकआउट आज आपको रेमंड में आते हुए दिखा है। इस बीच कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको रखनी है नजर, ये है आपके लिए RSWM। उस पर थोड़ा बड़े निवेशकों का एक्शन हुआ है। डॉली खन्ना ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है 1.12 से करके 1.23, और सेरा सैनिटरी जहां पर विजय केडिया साहब ने अपना स्टेक 1% से नीचे करा है। 1.04% थी उनकी हिस्सेदारी इससे पहले वाली तिमाही में, अब 1% के नीचे है या फुल एग्जिट है हमें नहीं मालूम, बट उनका नाम उसमें नहीं है। तो ये आपके लिए कुछ अपडेट्स भी आ रहे हैं 2 काउंटर्स पर जहां पर दिग्गज निवेशकों का इंटरेस्ट है। पर निवेशकों का इंटरेस्ट है बाजार से जुड़े, इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स पर। अभी आशु सर बात कर भी रहे थे L&T की, और उन्होंने कहा भी कि यहां से आपको नजर नहीं हटानी है, डिलीवरी लेकर आराम से होल्ड करिए। L&T, थर्मैक्स, कमिंस, बाकी इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में भी आपको बढ़िया एक्शन पिछले कुछ समय से आते हुए दिख रहा है। क्या है वजह इस एक्शन की? आइए इस पर कुछ और जानकारी ली जाए कुशल गुप्ता के साथ। कुशल, बताइए क्यों है फोकस में इकोनॉमी से जुड़े कंपनीज के शेयर्स? बिल्कुल, तो 2022 में अगर आप देखें तो पिछले 1 महीने में लगभग L&T में 12% का रिटर्न और थर्मैक्स में 30% से ज़्यादा का रिटर्न हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। तो जाहिर सी बात है कि जो निवेशक हैं उनका इंटरेस्ट लगातार इन सब कैपिटल गुड स्पेस की कंपनियों में बनता हुआ नजर आ रहा है। इसकी 2-3 बड़ी वजह है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ पर जो निवेशकों का बड़ा जो भरोसा है उसमें सबसे अहम है बजट। अब देखिए, बजट के पहले जो इकोनॉमी से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं वहाँ पर तेज़ी होती हुई दिखती है, और मोर इम्पॉर्टेंटली अब आप देखिए सरकार का लगातार फोकस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट पिछले साल से ही यहाँ पर बड़ा फोकस इस स्पेस में हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इन सब सेक्टर्स पर सरकार जो है ज़्यादा एलोकेशन कर सकती है, और इससे सबसे बड़ा फायदा कैपिटल गुड स्पेस की कंपनियों को मिल सकता है। दूसरी बड़ी वजह है तीसरी तिमाही में अच्छे नतीजों का अनुमान। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पिछले 3-4 महीनों में स्टील और सीमेंट की कीमतों में कमी आई है, इनका एबिटा जो है काफ़ी अच्छा बढ़ सकता है, और साथ ही कंपनी का जो बॉटम लाइन है उस वजह से अच्छी इंप्रूवमेंट हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। इनफैक्ट बेहतर एग्जीक्यूशन भी होता हुआ नजर आया है, क्योंकि सभी कंपनियों में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं उन्होंने फुल कैपेसिटी पर यहाँ पर काम किया है, और अच्छी यूटिलाइजेशन इनके जितने भी ऑर्डर्स इनको मिलते हुए नजर आए हैं वहाँ पर होती हुई दिखी है। और तीसरी बड़ी वजह Q4 और साथ ही 2022 का जो आउटलुक है वो काफ़ी दमदार है, क्योंकि 2022 में हम देखते हैं यानी कि साल की शुरुआत में ही इन सभी कंपनियों को, जो कैपिटल गुड्स की कंपनियां हैं, उनको ऑर्डर मिलते हुए नजर आते हैं, और दमदार चौथे तिमाही में यहाँ पर ऑर्डर्स मिलते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट 2022 के लिए भी अच्छे ऑर्डर इनफ्लो का हमारा जो है अनुमान है। तो ये 3 बड़ी वजह है जिस वजह से पूरा का पूरा कैपिटल गुड स्पेस आप देखिए 2022 में इनफैक्ट पिछले 1 महीनों में दमदार रिटर्न्स देता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और अनिल जी भी कह रहे थे बजट से पहले यहाँ पर आपको ज़रूर रखनी चाहिए नज़र, क्योंकि सबसे बड़ा एलोकेशन भी इसी स्पेस, इसी से जुड़े काउंटर्स पर आता है, और इस बार भी आप वैसा ही एक्शन देख रहे हैं। L&T आशु सर का हाई कन्विक्शन आइडिया है, बढ़िया मोमेंटम में है। वागले साहब, कमेंट्स पर भी राय दें, आपसे पहले भी इस पर चर्चा हुई है, आज भी 1.5% ऊपर है, एग्जैक्टली 1000 के लेवल पर। कोई राय इस चार्ट पर? दीपांशु, पोजिशनली तो मेरा व्यू काफी बुलिश है। मेरा मानना ही है 1200 तक जाना चाहिए। 1-2 महीने का व्यू है 1200 1250, इमीडिएटली 1020 का टारगेट होना चाहिए, और आपका स्टॉप लॉस 980 का होना चाहिए। ओके, तो कमेंट्स पर भी रखिए नज़र। थर्मैक्स इस स्पेस का एक बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है, वहाँ पर भी आपको करना चाहिए फोकस। तो ऑल इन ऑल एक बड़ी मूव इकोनॉमी से जुड़े कैपिटल गुड्स इंफ्रा स्पेस के स्टॉक्स पर आपको आती हुई दिख रही है, और बाजार का भी भरोसा यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहा है। कुछ और काउंटर्स जहाँ पर आपको अच्छी मूव आ रही है, KPIT टेक पर डालिए नज़र। ये एक बार फिर से मोमेंटम में आते हुए और डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। कुणाल जी, KPIT टेक कोई राय इस चार्ट पर सर? देखिए, आज एक नया पैटर्न यहां पर विकसित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है दीपांशु, जो कि कैंडलस्टिक का पैटर्न है, 3 राइजिंग मेथड इस पैटर्न को कहते हैं। और जिस तरह की तेजी स्टॉक में देखने को मिली है, लगातार ये स्टॉक आउट परफॉर्म करता है, बहुत ही शैलो करेक्शंस आते हैं और उसके बाद तेजी बड़ी दमदार होती है। तो मेरी राय में बिल्कुल यहां पर खरीदारी करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस जो है वो 700 रुपए के नीचे रख लें, और मुझे लगता है कि अब स्टॉक के लिए 830 रुपए का टारगेट है, जो मुझे लगता है कम वक्त में आएगा। बिल्कुल बाय करने की राय।
ओके, तो 830 का टारगेट है, खरीदारी करनी है। केपीआईटी टेक एक बार फिर से मोमेंटम में आ रहा है। मिड कैप आईटी काउंटर्स हम देखते हैं थोड़े सुस्त आते हैं और उसके बाद फिर से तेजी पकड़ लेते हैं, और केपीआईटी टेक में बिल्कुल वैसा ही हाल इस समय बना हुआ है। बट जानना है हाल वायदा बाजार की बैन लिस्ट का। रोज हम देख रहे हैं कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं, या तो फ्रेश एंट्री या फिर एग्जिट। कल के लिए क्या हो सकते हैं चेंजेस? आइए बैन से बेनिफिट जुड़ रहे हैं हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी। गुड आफ्टरनून आशीष, फिलहाल 4 कंपनीज हैं बैन लिस्ट में, बताएं क्या बदलाव हो सकते हैं? दीपांशु, 4 जो कंपनीज हैं ये 4 बैन में बने रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो अभी तक पोजीशन जो है कम नहीं हो रही है। लेकिन एक स्टॉक ऐसा है जहां पर देखिए एंट्री होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, वो है ग्रैन्युअल्स। यहाँ पर देखिए आज गिरावट भी आई है और पोजीशन जो है 95% के आंकड़े को क्रॉस कर गई है। फिलहाल अगर आप देखें तो करीब करीब 114% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। यानी पक्का हो गया कि ग्रैन्युअल जो है वो बैन में आएगा। बाकी एस्कॉर्ट्स, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, आइडिया और सेल, ये 4 जो स्टॉक बैन में है ये बैन में बने रहेंगे। ओके, तो ग्रैन्युअल्स बैन में आएगा, बाकी जो 4 स्टॉक्स हैं बैन में वो बने रहेंगे। बाहर निकलने की कोई संभावना इस समय नहीं दिख रही है किसी भी काउंटर्स की। ग्रैन्युअल्स पर एक बार जरा एक फ्रेश राय भी ले ली जाए, क्योंकि सुबह से ही हम इस पर कमजोरी देख रहे हैं। किरण जी, सुबह इनफैक्ट वायदा कारोबार में 10% का सर्किट भी लगा था, उसके नीचे नहीं गया, 330 के आसपास है। इंपॉर्टेंट लेवल्स इसके लिए सर? दीप, शुक्रवार को मैंने ये बाय कॉल दिया था और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो मेरा मानना है कि अभी पोजीशंस नहीं होनी चाहिए मेरे रिकमेंडेशंस के बिना पे किसी ने लिया हुआ तो। पर अभी के लिए मेरा मानना है कि जिस तरीके से चार्ट पैटर्न है वापस एक बार सपोर्ट्स टेस्ट हो चुके हैं और साइडवेज चला जाएगा ये काउंटर। मेरा मानना है कि अगर किसी के लॉन्ग पोजीशंस है पोजिशनल के हिसाब से, तो इनका स्टॉप लॉस लगभग 318 315 के आसपास होना चाहिए। और मुझे लगता है कि पुल बैक रैली में ये वापस एक बार 340 345 के लेवल्स टेस्ट करता नजर आ जाना चाहिए। ओके, तो नजर रखिए, ये है आपके लिए ग्रैन्युल्स। लॉरस लैब्स यहाँ पर भी रखिए नजर। सुबह अनिल जी ने यहाँ पर आपके लिए सेल कॉल भी दी थी। 500 का टारगेट है, 504 का लो बनाया था, अभी 508 के लेवल्स के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर भी वीकनेस बन रही है। आशु सर, आपसे राय लेनी थी, बड़े ब्रेकडाउन जब आते हैं ऐसे काउंटर्स में, लॉरस, ग्रैन्युल्स, डिवीज आज वैसे थोड़ा स्टेबल है, बट फार्मा और हेल्थ केयर से भी थोड़ा रोटेशन हो रहा है, तो कैसे समझना चाहिए? ये खबर के बेस पर है या फिर थोड़े टेक्निकल इंडिकेटर्स भी यहाँ पर खराब होते हुए दिख रहे हैं? दीपांशु, ये सारे के सारे खबर के चलते हैं। आप ये देखिए ना कि एक सेक्टर जिसने पिछले कई महीनों से अंडर परफॉर्म किया है वो है फार्मा। बीच बीच में जैसे ही ट्रैक्शन आता है थोड़ा सा भी, तो शायद वो चार्ट्स पे भी ऐसा दिखता है या हमें भी ऐसा दिखता है कि काफी करेक्शन के बाद यहाँ पे मूवमेंट आने के लिए तैयार है। तो आप सारे स्टॉक्स को उठा के देखो, ऑरो फार्मा से लेके, मतलब जिस तरह का न्यूज फ्लो है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव न्यूज आती है चलते नहीं है, और पार्टिसिपेशन मार्केट के साथ बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि फार्मा इज बेसिकली आउट। आई थिंक ऑनेस्टली मैं तो कुणाल जी से बल्कि पूछाऊंगा कि जब इतनी बड़ी क्रांति आई थी तो उन्होंने इतना बढ़िया पकड़ा था, 1 साल तक वो चलते रहे, लेकिन जब ये क्रांतिकारी सारे शहीद हो रहे हैं तो वो ज़्यादा आइडेंटिफाई करके बता नहीं रहे कि क्या कारण है। बट अदरवाइज इट इज़ ए लेगार्ड सेक्टर, और इसमें इसलिए भी ब्रेकडाउन में बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि दीपांशु ये राडार में कम आ गए, पार्टिसिपेशन कम है, किसी के पास अगर डिलीवरी पड़ी हो वही रखे हुए हैं। बट आप देखिए बहुत ही रेयर रिकमेंडेशन आ रही है पिछले कुछ महीनों में एनालिस्ट की तरफ से भी। बट आई थिंक ये इससे ऐसे रिकमेंडेशन में ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कौन सा सेक्टर परफॉर्म नहीं करेगा उससे निकल जाना चाहिए या अंडर परफॉर्म करेगा, क्योंकि देन यू आर लूजिंग दी अपॉर्चुनिटी। क्योंकि जो हर सेक्टर के सब जो इन्वेस्टर ट्रेडर्स होते हैं उनके कुछ ना कुछ फेवरेट्स होते हैं, किसी का रिलायंस होता है, किसी का फार्मा होता है, किसी का मेटल्स होता है, आईटी होता है। तो जब उसमें एक्सट्रीम अंडर परफॉर्मेंस आती है और दूसरी मार्केट परफॉर्म कर रही होती है तो उसमें ज्यादा दिक्कत आती है। तो मुझे लगता है कि ये आइडेंटिफिकेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फार्मा में कुछ भी ट्रैक्शन नहीं है। मतलब बीच बीच में अच्छा भी लगता है ना, तो ऐसा लगता है कि चलो अवॉइड करो यार, 2-4% बढ़ भी जाएगा तो कुछ नहीं, और चीजें ज्यादा बेटर बढ़ जाएंगी। सो राइट नाउ फार्मा इज इनटू दैट जोन। तो अवॉइड कैटेगरी में फार्मा, थोड़े ट्रेडिंग बाउंसेस मिलते रहेंगे, बट जो ट्रेंड है वो इस समय फेवरेबल नहीं है, और आज के ब्रेकडाउन ग्रैन्युल्स में वही दिखा रहा है। आखिरी कुछ मिनट है और रोज की तरह जय ठक्कर है हमारे साथ तैयार। आइए करते हैं उनका स्वागत। पहले कैश का ऑप्शन जान लेते हैं जय के साथ। मॉर्निंग जय, सॉरी गुड आफ्टरनून जय, बताएं क्या करना है इस समय?
जी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। दीप ट्रेंड पॉजिटिव है। हमारा तो व्यू लास्ट फ्राइडे को भी यही था। हमारा 18,400 का कॉल ऑप्शन ओपन है अभी भी। अब मैं जो दे रहा हूँ वो 18,200 का कॉल, तो इन द मनी कॉल ऑप्शन किसी खरीदना तो वो भी खरीद सकता है। 178 पे ट्रेड कर रहा है, 127 पे आप स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए इसका। 236 एंड 250 ये दो टारगेट्स के लिए खरीद कर चलना है आपको। निफ्टी का 18,200 का इन द मनी कॉल ऑप्शन। दीपांशु, ओवरऑल ट्रेड सेटअप पॉजिटिव है अभी भी। डेटा में मुझे कोई नेगेटिव दिख नहीं रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी अभी भी वीक ट्रेड कर रहा है, इसीलिए हम उसको अवॉइड कर रहे हैं, निफ्टी में ही फोकस कर रहे हैं। बिकॉज बैंक निफ्टी में अगर थोड़ा बहुत रिवर्सल अगर हमें देखने मिलता है देन आई थिंक इट विल डेफिनेटली हेल्प इंडेक्स टू मूव हायर। हमारे जो टारगेट से ऊपर में निफ्टी में 18,350 के थे और बाद में 400 के। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आज जो हिसाब से मूव आ रहा है 18,300 के ऊपर निफ्टी क्लोज होने को है दीपांशु। तो ऊपर में 18,400 के ऊपर नेक्स्ट लेवल जो निकल कर आ रहा है वो 18,434 तक के लेवल्स हमें भी देखने मिल सकते हैं। तो 34 पॉइंट से और थोड़ा लेवल्स ऊपर आ रहे हैं। और बेस जैसे मैंने सुबह भी कहा था 18,200 के आसपास है। तो ये कंसोलिडेशन रेंज रहा है और उसके इंडिकेशन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसके ऊपर हमें कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। द वे इंडेक्स इज ट्रेडिंग अबाउट 18,300 का 18,200 का कॉल ऑप्शन खरीदने जो ये जो अभी जो कंफ्यूजन हुआ दीप आपको कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग वाला बहुत बार मुझे भी होता है, उसका मेरे पास एक बहुत इजी सॉल्यूशन है। इसमें कभी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होगा। बताएं सर। नमस्कार दीप। नमस्कार जय। कभी भी करो नमस्कार, कभी 24/7 नमस्कार। तो टेंशन ही नहीं है, एकदम इजी काम है। याद सुमित जी की टेरिटरी हो जाएगी सर वो। हाँ बिल्कुल, घड़ी देखने की जरूरत नहीं है अभी। गुड आफ्टरनून। अच्छा, कई बार तो शाम को 5-6 बजे तो बहुत लाइफ में कंफ्यूजन होता है कि इसको गुड आफ्टरनून में रखें कि गुड इवनिंग में कर लें, वो तो समझ ही नहीं आता उस समय। तो मतलब बहुत ही ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या कि कहाँ से गुड आफ्टरनून खत्म होता है, कहाँ गुड इवनिंग शुरू हो जाता है? हाँ जय दीप, ऐसा कोई फॉर्मूला है? कुणाल जी बताइए। आई थिंक कुणाल जी से पूछना पड़ेगा सर। कुणाल जी बताइए, कहाँ से गुड आफ्टरनून खत्म होता है, कहाँ गुड इवनिंग शुरू होता है? 4 बजे। देखिए, इवनिंग शुरू होती है अनिल जी जब काम खत्म हो जाता है अनिल जी। तो बाजार से पहले अनिल जी गुड आफ्टरनून, बाजार के बाद गुड इवनिंग अनिल जी। वाह, चलिए ये अपने हिसाब से अच्छे से एडजस्ट करके ठीक बात है। तो ये है आपके लिए वागले साहब की तरफ से अगला कॉल, वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी, रिपीटेशन होगा लेकिन पैटर्न बहुत ज्यादा क्लियर है और हमने हमारे क्लाइंट्स को भी अभी दिया है यही भाव पे। स्टॉक का नाम है ग्रासिम, इसको लेके चले BTST में। 1920-21 का करंट भाव है। मुझे लगता है ये कम से कम 30 से 40 रुपए की मूव कल के दिन में दे सकता है। मेरा टारगेट 1960 का होगा और मेरा स्टॉप लॉस होगा 1908 का, सिर्फ एक 15-17 रुपए नीचे यहां से। ओके, तो ग्रासिम पर है खरीदारी की राय। इस समय वागले साहब की तरफ से एक्शन में आ रहा है और ग्रासिम हमने देखा है अल्ट्राटेक के नतीजों के बाद ही बाजार के रेडार पर है। सुमित जी को भी पसंद है और चार्ट कानोर का भी पिक था। अब वागले साहब की तरफ से भी बाय कॉल इस पर आती हुई दिख रही है। एक और सीमेंट काउंटर जहां पर रखनी है आपको नजर, श्री सीमेंट, इसके लिए भी आपके लिए अपडेट आते हुए दिख रहा है। ये भी एक्शन में है और LIC ने यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाई है। 1.14% से बढ़ाकर LIC की हिस्सेदारी अब 1.64% की हो गई है। तो सीमेंट में अच्छी खबर है और श्री सीमेंट के लिए भी अच्छी खबर है कि दिग्गज LIC ने यहां पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है 1.14% से बढ़कर 1.64% की। पर आइए जय के पास चलते हैं वापस और उनकी दूसरी कॉल है तैयार, जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीप, सीमेंट, मेटल्स, सारी कमोडिटीज अच्छा ट्रेड कर रहे हैं और मेटल में से JSW स्टील का 700 का कॉल खरीदे, 21 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है दीपांशु, इसको खरीद कर चलना है। यहाँ पे मुझे एक बहुत ही अच्छा एक चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है, ब्रेकआउट अच्छी तरह से देखने मिल रहा है, लॉन्ग बिल्डअप भी हुए ही है और मुझे 725 तक 725 तक कोई रेजिस्टेंस नेक्स्ट नजर नहीं आ रहा JSW स्टील में। तो इसका 21 रुपए पर खरीदने की सलाह है। 700 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो एट द मनी कॉल ऑप्शन है दीप। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट जो इसका निकल कर आ रहा है दैट इज 33 एंड सेकेंड टारगेट है 38।
33, 38 ये 2 टारगेट्स के लिए आप खरीदे। डाउनसाइड में जो इसका स्टॉप लॉस रहेगा दीपांशु, वो बनकर निकल कर आ रहा है 14.5 का। 14.5 के साथ आप खरीदे, रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव भी काफी अच्छा है। दीप, इसे हम कहते हैं एक असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न टेक्निकली, और उसका ब्रेकआउट हमें JSW स्टील में देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस समय JSW स्टील पर। अच्छा एक्शन इस काउंटर पर भी आते हुए दिख रहा है। तो मोमेंटम में है मेटल काउंटर्स, बाउंस बैक इसमें आपको आते हुए दिखा है। टाटा स्टील, JSW दोनों आगे रहे हैं। और मोमेंटम में है आपके लिए सीमेंट काउंटर्स, यहाँ पर भी आपको मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। तो ये एक स्पेस है बाजार की जो काफ़ी एक्टिव हो रही है। थोड़ी एक नज़र L&T टेक पर भी रखिए, इसके भी नतीजे इस हफ्ते आने वाले हैं और हल्का सा मूवमेंट आपको L&T टेक में भी बनते हुए दिख रहा है। तो कुछ काउंटर्स हैं जो इस समय बाजार में पार्टिसिपेशन के मूड दिखाते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर आपको मूवमेंट भी अच्छी आती हुई दिख रही है। अंबर एंटरप्राइजेस पर भी एक अच्छी स्पाइक आई है और एस्टर DM इस पर एक अच्छी मूव आई है। आई थिंक सुबह कुछ खबर भी थी, इनकी सब्सिडरी ने एक लैंड पार्सल भी एक्वायर करा है एक्सपेंशन के लिए। सुमित जी, आपके रेडार पर भी रहता है एस्टर DM, अभी एक स्पाइक भी चल रहा है, कोई राय इस चार्ट पर सर? दीपांशु, मोमेंटम बन सकता है एस्टर DM के अंदर। स्टॉक के अंदर नीचे में जो सपोर्ट है 180 का है और यहाँ से ऊपर के अंदर 195 से लेके 200 रुपए तक का मूव एस्टर DM में देखने को मिल सकता है। तो पोजीशंस होल्ड करें 195 से 200 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो 195 से 200 के टारगेट के लिए पोजीशंस को होल्ड करके चलना है। एस्टर DM हेल्थ केयर, इस पर भी आप नज़र रखिए। स्टॉक और बढ़िया मोमेंटम में बनते हुए दिख रहा है। इसकी 2.5% की मूव है। श्री सीमेंट, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, LIC ने हिस्सेदारी जहां पर बढ़ाई है, वो भी अब मोमेंटम में आते हुए दिख रहा है। किरण जी, जरा कोई राय श्री सीमेंट के चार्ट पर? थोड़ा बड़ा काउंटर है, थोड़ा इलिक्विड है बाकी काउंटर्स के मुकाबले में, बट मूव इस पर भी आ रही है। बहुत अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज के सत्र में देखने को मिल रहा है और रिलेटिव वॉल्यूम्स आज काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं और मेरा मानना है कि पोजिशनली ये 29,000 के आसपास के टारगेट्स हासिल करता नजर आ जाएगा। लॉन्ग टर्म चार्ट्स अगर देखते हैं दीप, तो मेरा मानना है कि जो लोअर टॉप लोअर बॉटम का सिलसिला लगातार पिछले लगभग 6 महीने से देखने को मिल रहा था, 4-5 महीने से देखने को मिल रहा था, वो खत्म हो चुका है और वापस एक बार हम हायर टॉप हायर बॉटम के रुझान देखने को मिल रहा है। तो 29,000 का पहला टारगेट रहेगा, उधर थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगा, पर मैं इवेंचुअली मुझे लगता है 31,000 के टारगेट्स आपको इस काउंटर में देखने को मिलेंगे। अभी के लिए 27,000 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए सारे लॉन्ग पोजीशंस के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय श्री सीमेंट पर। एक्शन में है काउंटर। आइए आखिरी 10 मिनट एक्शन में है बाजार। चलते हैं आनंद जी के पास आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। EBIX कैश हर खुशी के लिए काफी है। सर, ग्लोबल क्यूज तो वैसे ही हैं जो हमने लास्ट चेक में देखे थे। 50 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स हैं, पर आज उसके ज्यादा मायने नहीं है क्योंकि अमेरिकी बाजार क्लोज रहे इवनिंग में। नास्डैक फ्यूचर्स भी अब पॉजिटिव टेरिटरी में आ गए हैं। यूरोप के बाजार में थोड़ी स्ट्रेंथ आ गई है। जब हमने लास्ट चेक किया था तो 0.5% ऊपर थे, अब थोड़ी और मूव आ गई है। करीब 1% की तेजी यूरोप के बाजार आपको दिखा रहे हैं। कच्चा तेल 3 साल की ऊंचाई के करीब कायम है। रुपया आज थोड़ा सुस्त होते हुए दिखा है डॉलर के मुकाबले। क्या करना है सर? तेजी लगातार दीप, वही रुझान बरकरार है तेजी का और वही वाली चीज़ है जो शुक्रवार को और गुरुवार को भी कही थी कि खरीद कर जाएं। 18,300 पर जो बंद हो रहा है लगातार, तीसरे दिन आप 18,250 के ऊपर बंद हो रहे हैं। 18,325 के ऊपर होता तो और भी बढ़िया, लेकिन ये भी कोई किसी हिसाब से ख़राब नहीं है क्लोजिंग, और उस लिहाज से आप तेज़ी करके जा सकते हैं। एक ही कंडीशन पर, अगर 18,200 के आसपास खुलता हुआ दिखे कल तो और ऐड कीजिएगा। 100-125 पॉइंट नीचे मिले तो आपको ऐड करना है, डरना नहीं है। इस कंडीशन पर आप फिर से खरीदारी करके जा सकते हैं। पुरानी तेजी की पोजीशन आपके पास है तो होल्ड करें। अगर आपको अचानक से कोई ऊपर नीचे हो जाए, कुछ हो जाए, वैसे तो होना नहीं है क्योंकि अमेरिका के बाजार बंद है तो बहुत बड़ा मूव जनरली फ्यूचर्स में नहीं आता। मार्केट खुले हो तो थोड़ी रिस्क ज़्यादा रहती है। फिर भी अगर आपको हेजिंग करना ही है तो 18,000 का पुट ऑप्शन खरीद कर आप हेजिंग कर सकते हैं। 38,000 का पुट ऑप्शन खरीद कर आप बैंक निफ्टी में हेजिंग कर सकते हैं। तेजी करके जाने का विचार आप निफ्टी में रखें। बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा कमज़ोर ज़्यादा है या मजबूत कम है, इसलिए बैंक निफ्टी को नहीं लेना है तो निफ्टी को लेना है। बैंक निफ्टी को हम या तो 38,500 पार होने के बाद लेंगे, अभी नहीं। या फिर अगर आपको शॉर्ट कॉल लेना है तो बैंक निफ्टी शॉर्ट करें, लॉन्ग कॉल लेना है तो निफ्टी में लॉन्ग करें, अपने अपने व्यू डायरेक्शन के हिसाब से। मैंने आपको बता दिया गिरने में क्या आगे रहेगा, बढ़ने में क्या आगे रहेगा। अगर आप सिर्फ मुझे पूछेंगे क्या करना चाहिए, निफ्टी खरीद कर जाना चाहिए। 18,200 अगर कल मिले तो और ऐड करना इस कंडीशन पर, और अदरवाइज आप ट्रेल करते चलें। ये राह है आपके लिए।
ओके, तो ये है आपके लिए अनिल जी की राय। बढ़िया रुझान है बाजार का, पॉजिटिव सेटअप है और तेजी की पोजीशन करें, थोड़ा एक हेज अपनी पोजीशन को कर लें, बट वैसे मूड माहौल बढ़िया है और 18,300 के ऊपर ही निफ्टी ने पिछले 1 घंटे से अपने आप को सस्टेन भी किया है। तो चलिए, बढ़िया मूड माहौल है बाजार का और कुछ और स्टॉक्स जहां पर अच्छी मूव आई है उन पर कुछ फाइनल व्यू भी ले लिया जाए हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। दीपक फर्टिलाइजर, सचिन जी इस पर राय दें। सुबह से ही फर्टिलाइजर स्टॉक्स, केमिकल स्टॉक्स पर अच्छा एक्शन है। दीपक फर्टिलाइजर के चार्ट पर कोई राय सर? दीपांशु, इनफैक्ट सारे पूरे स्पेस में काफ़ी मोमेंटम स्ट्रांग रहा है। इनफैक्ट अभी भी अगर हम देखें तो कहीं पर वीकनेस या एग्जॉस्शन के सिग्नेचर साइंस नहीं है। तो जिस तरीके से फिलहाल मोमेंटम चल रहा है, मुझे लग रहा है 550 के नीचे जब तक स्टॉक क्लोज नहीं देता, आई थिंक तब तक बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। एंड ऑन द हायर साइड, जिस इंटेंसिटी से वीकली मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट्स हुए हैं, उसके पैटर्न टारगेट्स कहीं जाकर अभी भी पेंडिंग है। तो लगभग 640 625 के जोन में ये स्विंग्स एक्सटेंड हो सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को मेंटेन ही रखना चाहिए 550 के एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये है आपके लिए दीपक फर्टिलाइजर जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में ये काउंटर भी आते हुए दिख रहा है। EIH लिमिटेड, सुमित जी इसके चार्ट पर जरा राय दें। 6.5% की मूव है, अनलॉक से जुड़ा काउंटर 145 के लेवल्स के करीब आते हुए। EIH लिमिटेड दीपांशु पोजीशन होल्ड करें, स्टॉक के अंदर मोमेंटम बन रहा है, स्टॉक के अंदर रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक हो चुके हैं। 143.50 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाएगा जिसके अंदर 155 रुपए से लेके 160 रुपए तक का मूव जल्दी ही शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। पोजीशन होल्ड करें 155 से 160 के टारगेट्स के लिए। तो ये है आपके लिए कुछ काउंटर्स जहां पर मूव आ रही है। इस बीच औरोबिंदो फार्मा, फ्राइडे को नेगेटिव खबर आई थी, वार्निंग लेटर जब इनके हैदराबाद API यूनिट को आते हुए दिखा था। इस समय अच्छी खबर आ रही है कि LIC ने यहां पर पिछली तिमाही में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और पूरे 1% से हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो 4.3% से बढ़ाकर LIC ने हिस्सेदारी अब 5.3% कर दी है औरोबिंदो फार्मा में। हालांकि स्टॉक ऑफकोर्स आज भी सुस्त है, फ्राइडे को तो एक बड़ा ब्रेकडाउन भी देखा था। बंसल जी, फ्राइडे की सेलिंग के बाद आज भी थोड़ा सुस्त औरोबिंदो फार्मा, सपोर्ट लेवल्स आ गए हैं इसके या थोड़ी और वीकनेस आ सकती है सर? देखिए दीपांशु, यहाँ तो वीकनेस के संकेत हैं। इनफैक्ट फ्राइडे के सेशन में नीचे नेगेटिव न्यूज पर नीचे गिरा था, बट स्टॉक के अंदर नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को नहीं मिला था और आज के सत्र में नेगेटिव क्रॉसओवर बहुत लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर फर्दर गिरावट के संकेत हैं और स्टॉक शॉर्ट टर्म में 667 670 तक गिरने का दमखम रखता है। तो जिनके पास है दीपांशु, मेरी राय में निकलना चाहिए। एक बार को ट्रेडिंग के नजरिए से किसी ने लिया है तो निकलने की राय है। ट्रेडिंग के नजरिए से लिया है तो निकलने की राय है। ये है आपके लिए औरोबिंदो, जहां पर LIC ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, बट ऑफ कोर्स स्टॉक की परेशानियां, कंपनी की परेशानियां अभी कम नहीं हुई हैं जहां तक US FDA कंप्लायंस का सवाल है। AB फैशन पर एक मूव आती हुई दिख रही है। सुबह भी ये स्टॉक हमारे रेडार पर था और अच्छी मूव आ रही थी सुबह भी इस पर। जय, कोई राय AB फैशन के चार्ट पर कुछ करके जाना चाहिए इसमें? दीपांशु, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए ओवरऑल ये चार्ट स्ट्रक्चर काफी बुलिश है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से यहाँ पे दे आर अग्रेसिव एंड दे आर ये लोग टेक ओवर भी कर रहे हैं दूसरी कंपनीज को, मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल बिजनेस में भी काफी एक अच्छा वो गोइंग फॉरवर्ड एक अच्छा मोमेंटम देखने मिलेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिकली AB फैशन नियरली अराउंड 303 के लेवल्स जो है दीप, वो मैं देख रहा हूँ क्लोजली, वो एक इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अगर वो उसके ऊपर जब तक होल्ड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है ट्रेड में, आई थिंक 340 350 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो चार्ट स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, एक अच्छा रिवर्सल देखने मिला है, मोमेंटम बुलिश है शॉर्ट टर्म में। ओके, मोमेंटम बुलिश है शॉर्ट टर्म में। 170 के लेवल्स पर AB फैशन आते हुए दिख रहा है। एक क्विक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक है, स्टॉक का भाव चल रहा है 627 रुपए 628 रुपए। स्टॉक का नाम है कैनफिन होम। कैनफिन होम के अंदर ब्रेकआउट है, रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक हो चुके हैं, दिसंबर के हाई ब्रेक हुए हैं। स्टॉक के अंदर यहां से मोमेंटम बनना चाहिए। ऊपर के अंदर जो टारगेट बनेगा 650 रुपए से लेके 660 रुपए तक का बनेगा। कैनफिन होम में जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 614 रुपए का दिखाई दे रहा है। 614 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 650 से 660 के टारगेट 3 से 4 दिन के अंदर ये मूव कैनफिन होम में ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए, तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा कैनफिन होम।
ओके, तो कैनफिन होम्स में खरीदारी करके जाएं, ये है आपके लिए राय सुमित जी की तरफ से। ये भी एक काउंटर है जो मोमेंटम में आ रहा है। सोनाटा सॉफ्टवेयर पर भी रखिए नज़र, इसके नतीजे आते हुए दिख रहे हैं और तिमाही दर तिमाही अगर मैं नतीजे ठीक रीड कर रहा हूं तो आय में आपने ज़बरदस्त उछाल आते हुए दिखा है। तो अच्छी परफॉर्मेंस सोनाटा सॉफ्टवेयर की तरफ से इस समय आपको आती हुई दिख रही है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ें और निफ्टी के लिए अच्छा दिन, बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सुस्त दिन, जैसा अनिल जी बता रहे थे। पोजीशंस भी वैसी बनी है। फाइनेंशियल्स पर आज हल्का दबाव था, पर ऑटोज और मेटल्स इसने बाजार की कमान संभाली है और सीमेंट आज का आउट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है, स्पेशली जब से अल्ट्राटेक के नंबर्स आए। हीरो मोटोकॉर्प आज का टॉप गेनर, 5% का जबरदस्त उछाल इस काउंटर में आपने देखा है। टाटा मोटर्स, M&M, मारुति, बजाज ऑटो, यहां पर भी अच्छी खरीदारी रही। आइशर मोटर्स भी पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हो रहा है। ग्रासिम, इस पर अच्छा मोमेंटम। अल्ट्राटेक नतीजों के बाद इसमें तेजी। श्री सीमेंट भी पार्टिसिपेट करते हुए दिखा। इसके अलावा JSW स्टील और टाटा स्टील दोनों में आपने देखी खरीदारी। TCS, आज हमने आपको बायबैक की पाठशाला भी बताई, 1.5% ऊपर लाइफ हाई पर। L&T लाइफ हाई पर, ये काउंटर भी। SBI, HUL, ITC, विप्रो, यहां से भी आपको कंट्रीब्यूशन दिखा। बजाज फाइनेंस थोड़ा ठीक ठाक था ट्रेड में, कल आएंगे इसके नंबर्स, वहां पर भी रखिए नजर पर। नतीजे अच्छे आए उसके बावजूद HCL टेक्नोलॉजीज 6% टूटा। HDFC बैंक ठीक ठाक नतीजे, 1.5% नीचे। तो नतीजों से पहले बढ़िया एक्शन, नतीजों के बाद थोड़ी सुस्ती बाजार में आती हुई दिख रही है। एक्सिस, सिप्ला, ब्रिटानिया, टेक महिंद्रा, सन फार्मा, कोल इंडिया, पावर ग्रिड और HDFC कुछ और काउंटर्स जहां पर आपने सुस्ती बनती हुई देखी। और वायदा कारोबार के स्टॉक्स देखें तो ऑटो ही सबसे आगे था। अपोलो टायर्स, एक्साइड, दोनों में आपने बढ़िया खरीदारी बनती हुई देखी। अमर राजा में भी अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा था। कैनफिन होम्स, ICICI प्रू, LIC हाउसिंग, हनीवेल, JK सीमेंट, यहाँ पर भी बढ़िया खरीदारी। डिक्सन टेक, चोला इन्वेस्टमेंट, कोरोमंडल, यहाँ पर भी पॉजिटिव मोमेंटम। HAL, यहाँ पर भी पॉजिटिविटी दिखी और बाटा इंडिया, यहाँ पर भी पॉजिटिव रुझान ही था। पर ब्रेकडाउन था ग्रैन्यूल्स पर। वायदा कारोबार में आज दिन में 10% का निचला सर्किट लगा था, 7.5% नीचे बंद हो रहा है। वेदांता में बड़ी गिरावट थी। डॉक्टर लाल, नैल्को, स्ट्राइड्स, लॉरस, वोडाफोन, मेट्रोपोलिस, NBCC, रेन इंडस्ट्रीज, साथ ही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, वोल्टास और औरोबिंदो फार्मा, ये कुछ और काउंटर्स थे जहां पर आपको सुस्ती दिखी। मेट्रो ब्रांड्स आज का टॉप परफॉर्मर, 20% का सर्किट इस काउंटर पर आपने लगा। नतीजों का रिएक्शन था, साथ ही इसका एंकर लॉक इन खत्म हुआ। मैपमा इंडिया, CE इन्फोसिस्टम्स, ये भी करीब 7% ऊपर था, इसका भी एंकर लॉक इन खत्म होते हुए दिखा। डेटा पैटर्न्स, PB फिनटेक, यहाँ पर भी अच्छी खरीदारी और SJS एंटरप्राइजेस भी पॉजिटिव रुझान दिखाते हुए। तो कुछ कैश स्टॉक्स थे जहां पर बढ़िया मोमेंटम आज बाजार में दिखा। और कल सोनाटा सॉफ्टवेयर में रखिएगा नजर, क्योंकि आय डबल हो गई है तिमाही दर तिमाही। अगर आप देखें मुनाफे में उतना बड़ा उछाल नहीं है, देखेंगे कोई एडजस्टमेंट था या नहीं, बट आय में आपने एक बड़ा उछाल देखा है जहां तक सोनाटा सॉफ्टवेयर के नतीजों का सवाल है। तो अनिल जी, ओवरऑल 18,300 के ऊपर प्रोविजनल क्लोजिंग सर, दमदार एक्शन बाजार में। और निफ्टी बैंक थोड़ा सुस्त, 125 पॉइंट्स नीचे, बट 38,250 के करीब बैंक निफ्टी की भी क्लोजिंग। बिल्कुल, तो ये रही आपके लिए आज की प्रोविजनल क्लोजिंग। फाइनल क्लोजिंग भी 18,300 के ऊपर ही आएगी, चिंता न करें। जब तक ये सेटल हो तब तक आइए देख लेते हैं शाम का एक्शन क्या है आपके लिए। कोरोना को मात देने के लिए महज एक साल में 150 करोड़ रुपए से ऊपर, 150 करोड़ से ऊपर, माफ कीजिए रुपए नहीं नंबर, 150 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन यानी टीके लगाकर भारत ने बनाया है इतिहास। जी हाँ, देश के लगभग 2/3 यानी कि 68% लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। सोचो, दोनों। और एक डोज लेने वाले जो लोग हैं वो तो लगभग 92% है ना। यही वजह कि कोरोना की तीसरी लहर में असर तो है, लेकिन ये डेडली, फैटल या जान लेने वाला नहीं है, कम से कम ये एक अच्छी बात है। आपकी माफ़ कीजिए, आपकी खबर आपका फ़ायदा में वैक्सीनेशन के सेलिब्रेशन पर करेंगे हम चर्चा, लेकिन साथ ही ये जानेंगे कि क्या वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी कोई चुनौतियाँ हैं जिनसे निपटना बाकी, क्योंकि 15 साल से कम उम्र के बच्चों का टीकाकरण अभी होना बाकी है। पंजाब जैसे कई बड़े राज्यों में वैक्सीनेशन अभी भी 50% से नीचे है। ऐसे में लोगों को वैक्सीनेशन ड्राइव से जोड़ना एक बड़ी चुनौती है। हमारे साथ होंगे आज डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर, पूर्व हेड ICMR के, डॉक्टर समीर भाटी, मेंबर कोविड-19 कमेटी दिल्ली के, और डॉक्टर सौमित्र रावत, मेंबर नेशनल टास्क फोर्स कोविड-19। ये हैं सारे के सारे एक्सपर्ट्स आज के इस खास शो के। शाम 4 बजे वैक्सीनेशन, एक साल कितना बदला हाल। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच दो अच्छी खबरें। पहली तो यह कि दिल्ली और मुंबई में कोरोना के मामले घटने शुरू हो चुके हैं और विशेषज्ञों की माने तो इसी महीने यहां पीक आ सकता है। और दूसरी गुड न्यूज़ यह है कि 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन मार्च में शुरू होगा, यानी कि बच्चों का वैक्सीनेशन एंडेमिक तक पहुंचने में
एक और अहम कदम साबित हो सकता है। तो वैक्सीनेशन के 1 साल आज पूरा होने पर इंडिया 360 डिग्री में हम करेंगे चर्चा दिल्ली मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों का विश्लेषण, और साथ ही करेंगे चर्चा कि 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन कैसे और कब से शुरू होगा और कैसे ये कोरोना से जंग को जीतने में और हमें मजबूत करेगा। एंडेमिक की ओर एक कदम और, ये है आज की हमारी खास पेशकश इंडिया 360 डिग्री। और मुझे याद है कुछ समय पहले बंसल जी कह भी रहे थे कि आप मुंबई में कम करना शुरू कर दीजिए, मुंबई के बाद दिल्ली में अपने आप कम हो जाएगा। तो बंसल जी, मुंबई में खतरा कम हुआ है, टला तो नहीं है, कम हुआ है, अब आपके यहाँ दिल्ली में भी हो गया है, थोड़े रिलीफ वाली बात है? अनिल जी बिल्कुल रिलीफ वाली बात है। ये तो अनिल जी कोविड में शुरू से देख रहे हैं, दिल्ली मुंबई को फॉलो करता है। पहले मुंबई में केस बढ़ते हैं, बाद में दिल्ली में बढ़ते हैं, और पहले मुंबई में घटते हैं, बाद में दिल्ली में घटते हैं। बट अनिल जी एक एक्सेप्शन रहा इस बार मुंबई में, मतलब एक तो लॉकडाउन नहीं है, जिम विम खुले हुए हैं, दिल्ली में बंद है अनिल जी। अच्छा, ये दो बातें जो अच्छी हुई, जो दो बातें अच्छी हुई, हम अभी मुंबई को फॉलो करना चाहिए। हाँ, जो दो बातें अच्छी हुई वो जिसकी हम बात कर रहे थे, एक तो बच्चों की शुरू हो रही है, दूसरा ये मतलब एंडेमिक वाली मामला, ये सब है। एक और अच्छी बात हो रही है, मुंबई और दिल्ली में केस घटे हैं, वो होने वाली अच्छी बात, बताओ क्या? कौन बता सकता है आप में से? कोई भी बता सकता है, ऐसा नहीं है उसके लिए बंसल जी बताएं, कोई भी बता सकता है। दिल्ली और मुंबई में घटते हुए केस के बीच एक अच्छी बात क्या होगी, बताइए बंसल जी। जी बंसल जी बोलिए। अनिल जी केस घटेंगे तो सब मुंबई में मिलेंगे, बजट कैफे में। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। आशुतोष भी कुछ बताया। आशुतोष, आपका भी यही जवाब है? बिल्कुल अनिल जी, मैं भी यही बोल रहा था, दिल्ली वाले अब आराम से बॉम्बे ट्रैवल कर सकते हैं। हाँ, तभी हाथ जो खड़े किए सब दिल्ली वालों ने खड़े किए, मुंबई वाले तो आप पॉकेट में हाथ धर के बैठे हो। सुमित जी हाथ बाहर निकालो, जवाब तो आप ही दे सकते हो। ऐसे क्या है? जी केस कम हो कि नहीं हो, मुझे तो आना है। नहीं, आपको तो आना ही, लेकिन खाली आप होंगे खाली हम होंगे तो क्या मजा? हाँ, ये भी बात। अगर आप ही आप है, हम ही हमें, तो क्या मजा? जब तक बंसल जी, कुणाल जी, हमारे आशु सर, ये सब लोग नहीं होंगे तो फिर किरण जी भी आएंगे पूना से, तो सब लोग होने चाहिए, तब तो मजा है ना। तो चलिए तैयार हो जाइए, घटते हुए केसेस के बीच में 1 फरवरी को आप सबसे होगी मुलाकात। इसका मतलब ये नहीं कि कल 1 फरवरी तक आप आराम करें, कल सुबह फिर आ जाइएगा एकदम टाइम से 8:30 बजे, बिना देर के। बंसल जी के अलावा सबके लिए ये मैसेज है, बंसल जी तो हमेशा टाइम से आते हैं। बंसल जी की ये सबसे बड़ी खास बात है, एकदम सबसे पहले बिल्कुल ओबीडेंट, मतलब स्टूडेंट की तरह नहीं, क्लास में ओबीडेंट स्टूडेंट की तरह, प्रोफेसर की तरह हमेशा टाइम पर पहुंच जाते हैं अपनी क्लास में। विदा लेंगे आप सभी से। चलिए मुझे और दीप को दीजिए इजाज़त। आप सभी से का बहुत बहुत धन्यवाद।